हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसका पहला जो वीडियो हमने कवर किया है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल इनइक्वालिटी एज वेल एज रोटेशन थ्योरम। तो वो भी एक तरीके से आपके ज्योमेट्री के यूसेज के ऊपर ही बेस्ड आपके टॉपिक्स थे। तो आई होप कि आपने पिछले वाला टॉपिक भी यहाँ पे अच्छे तरीके से देखा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो हमने एक रिलेशन देखा है बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वेक्टर्स, उसी चीज को हम यहाँ पे हेविली यूज करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज वेल। और पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे दो पार्ट्स मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम एक तो एक साथ सारी चीजें कवर करेंगे तो काफी बड़ा सा यहाँ पर वीडियो बन जाएगा। हालांकि बड़ा वीडियो तो ये भी होने ही वाला है, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड करने का ये भी रीजन है कि हम बड़े ही सिस्टमैटिकली ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक है जहां पर ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं, और एक होते हैं आपके ज्योमेट्रीज जहां पर हम आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो आज सारे ही जो हम यहां पे ज्योमेट्रीज पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूलस की मदद से यहां पर जो भी बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, एंड पार्ट 2 के अंदर आर्ग्यूमेंट से बनने वाले जो सारे ज्योमेट्रीज हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर पहले तो एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं पिछले वीडियो में जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ताकि अगर किसी का मिस हो गया है तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। द मेन आइडिया दैट वी डिस्कस्ड एज फार एज द रिलेशन विद ज्योमेट्री इज कंसर्न इज कि यार आपका जो पॉइंट है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से अभी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहां पर आपके पी एंड क्यू दो पॉइंट्स हैं जिनकी लोकेशंस बताने के लिए हमने x1 y1 या x2 y2 नहीं लिखा है, हमने सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख दिया है। राइट? सो ये जो z1 z2 है यही आपके पोजिशन वेक्टर्स भी हैं। जैसे हम x1 y1 के आगे i कैप j कैप लगाते हैं, है ना, x2 y2 के आगे i कैप j कैप लगाते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर्स बन जाते हैं। वैसे ही x1 y1 को लेके अगर आप यहां पे x1 प्लस i y1 बनाते हो या x2 प्लस i y2 बनाते हो तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी पोजीशन वेक्टर्स की तरह ही बिहेव करने वाले आपके क्वांटिटीज बनते हैं। राइट? एंड ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर्स बच्चों आपको नजर आ रहे हैं, है ना, यहां से लेके यहां तक का जो वेक्टर है इसको हम पोजीशन वेक्टर जानते हैं, है ना। ओरिजिन को ज्वाइन कर दो किसी पॉइंट से तो वो जो एरो बनता है वही आपका पोजीशन वेक्टर बेसिकली कहलाता है। यस और नो? सो ये जो आपके पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली यहां पर बन रहे हैं, इनकी मदद से हम क्या लिखना चाहते हैं? इनकी मदद से हम ऑलरेडी वेक्टर्स की मदद से पी क्यू वेक्टर लिखना चाहते हैं। राइट? और पी क्यू वेक्टर होता क्या है? ये होता है बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बस यहां पर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में हम ये पोजीशन वेक्टर्स नहीं लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लैंग्वेज में। सो भाषा बस आपके यहां पर बदली है, बाकी काम वही हो रहा है। ठीक है ना? सो आपके यहां पर जो क्यू का पोजीशन वेक्टर है वो उसकी पोजीशन पता करने वाला वेक्टर है, तो उसकी पोजीशन कैसे पता चल रही है भाई? इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से तो पता चल रही है। राइट? और वैसे ही जो पोजीशन वेक्टर आपका यहां पे पी है वो कितना हो जाएगा? z1 के बराबर हो जाएगा। और क्योंकि हमें तो यहां पे अल्टीमेटली डिस्टेंस बताना है, ये क्या बन गया? ये तो पूरा वेक्टर ही बन गया है। राइट? हमें क्या बताना है? हमें डिस्टेंस बताना है, तो हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, विच विल गिव अस z2 माइनस z1 का मॉड। बस ये जो कैलकुलेशन है ये अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिटरली जो हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पहले पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, वो भी क्रिएट होते हुए दिख जाता है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं देन दैट इज इवन बेटर, क्योंकि हमारे यहां पे जो पढ़ने का मेन टारगेट है दैट इज टू रियलाइज कि ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लैंग्वेज में कैसे नजर आती है। हमेशा ही फॉल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सिंस दिस इज द फर्स्ट स्लाइड में अगर आपको फॉल बैक करके दिखा देता हूं, कहने का मतलब क्या है? हमें जब भी अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में तो हमें यह चीज डायरेक्टली लिखते आनी चाहिए, या फिर ये चीज अगर डायरेक्टली हमें कहीं क्वेश्चन में नजर आती है तो हमें समझ में आना चाहिए कि यार ये बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात चल रही है। उतना ही क्लियरली जितना क्लियरली आपको अंडररूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देखकर डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 नजर आता है, उतने ही इजीली ये भी आपको नजर आना चाहिए। कैसे करेंगे? यहां पर आपको थोड़ा सा रिलेट अभी यहां पर करना है, तो आप लेट कर सकते हो z1 को x1 प्लस i y1 एंड z2 को आप यहां पे लेट कर सकते हो x2 प्लस i y2। तो अगर आप यहां पे z2 माइनस z1 कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 प्लस i टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1। और अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछता हूं या कहना चाहिए मॉडुलस आपसे पूछता हूं, सो मॉडुलस होता है अंडररूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब यहां पे आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये देख के आपको काफी कंफर्टेबल फीलिंग आ रही होगी कि हाँ यार ये तो एकदम सही बात है, यही तो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो उसी चीज को इक्वल टू में लिखा हुआ है ऐसा,
मतलब ये भी डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये हमें थोड़ा सा गारंटी हो जाता है, राइट। लेकिन हम हर बार इस तरह का फॉल बैक नहीं करेंगे। हम यहां पे अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया गया लैंग्वेज है उसी को इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमें कन्वर्ट करके ये कंफर्म ना करना पड़े कि ये चीज क्या है। हमें देखते से पता होना चाहिए कि ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 का रिप्रेजेंटेशन है। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे यहां पर एक सबसे पहला टॉपिक जो है वो तो यही है, एंड ये जो पॉइंट और वेक्टर का हम यहां पे बेसिकली एक साथ यहां पर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, इतना ही कंफर्टेबली आपको भी करते आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे ऑब्वियसली डिस्कस करना चाहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया है तो सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करना चाहेंगे। एंड सेक्शन फॉर्मूला हमारा फिर से एकदम वैसा ही वर्क करता है जैसे कि पॉइंट में करता है या फिर वेक्टर्स में भी करता है, राइट। हमें क्योंकि यहां पर जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी यहां पर क्या है पता है, किसके बराबर है, Z1 Z2 के बराबर है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट P विद पोजीशन वेक्टर Z1 एंड दिस पॉइंट Q विद पोजीशन वेक्टर Z2। तो अगर मुझे कोई एक पॉइंट R निकालना है, Z उसका नाम रखते हैं, विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो M:n, तो आपको करना वही है, ये वाला नंबर उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, वो वाला नंबर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और इस तरह से आपके यहां पर ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, राइट। कि mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n करके आपको जो बीच में एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएटेड दिखाई देगा वो एग्जैक्टली वही होगा R पॉइंट का लोकेशन, ठीक है ना। मतलब कहना चाहिए R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऑलराइट। एंड अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो अगेन आपको पता है कि मुझे बस यहां पे प्लस की जगह माइनस करना है। दिस इज ऑल्सो जो है नॉट चेंजिंग, द कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली सेम, राइट। सो सेक्शन फॉर्मूला लगाते समय आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप पॉइंट किस फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, वेक्टर्स के फॉर्मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी यही होता है, और नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके अंदर तो ऐसा सेक्शन फॉर्मूला हम ऑलरेडी देखकर आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आपके इसमें यहाँ पे ये एक जो है इंपॉर्टेंट आइडिया है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो स्पेशल केसेस है वो भी एकदम सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं कि अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली Z1 और Z2 को हाफ कर दो ऐड करके, है ना, एवरेज ले लो तो आपका मिड पॉइंट आ जाता है, क्योंकि m और n की वैल्यू आपने बेसिकली 1 1 के बराबर कर दी है। और अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है देन अगेन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जैसे हम याद करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर हम जो रियल कंपोनेंट्स हैं उनको साथ में लेंगे तो x1 x2 x3 साथ में आ जाएंगे, एंड इमेजिनरी कंपोनेंट साथ में लेंगे, सो i के साथ में y1 प्लस y2 प्लस y3 साथ में आ जाएगा, 3 आप यहां पे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमें अल्टीमेटली क्योंकि निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो हम तो उसको लिखेंगे ऐसे ही कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, मतलब एवरेज कर देते हैं तो आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का वैल्यू पता चलता है, ठीक है ना। सो दीज आर टू वेरी बेसिक आइडियाज, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन ज्योमेट्री के डिस्कशन को हम इनके बिना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वहीं से स्टार्ट होता है, एंड आगे चल के आप वेक्टर्स भी जब पढ़ोगे तो वेक्टर्स भी इसी पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन सवाल कैसे आने वाले उनको ध्यान से देखो। आपको यहाँ पे S नाम का एक सेट दिया है जिसमें बता रहे हैं कि Z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसके अंदर लाई करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कंडीशन आपकी जब सेटिस्फाई होने के लिए अगर कोई आपको दे रहा है तो आपको दिखाई क्या देना चाहिए कि यार ये तो डिस्टेंसेस की ही बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डिस्टेंसेस की ही बात चल रही है। किन किन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस की बात चल रही है? एक तो पॉइंट है आपका Z, जिसका डिस्टेंस एक बार हमने i से लिया है, एक बार माइनस i से लिया है और एक बार 1 से लिया है। ध्यान से देखो, इसको आपने लिखना चाहिए Z माइनस माइनस i और फिर उसका मॉड, क्योंकि मैं यहां पे जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके अंदर नोटिस कर सकता हूं कि यार दो पॉइंट्स के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मॉड के अंदर उनका डिफरेंस लिखा हुआ होता है। मॉड के अंदर उनका डिफरेंस मतलब बीच में माइनस का साइन बेसिकली आपको दिखाई देना चाहिए। सो फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे फॉलो करता हूं तो यहां पे माइनस साइन है, यहां पे माइनस साइन है, यहां पे नहीं था, तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में बेसिकली यहां पे 3 पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट्स काफी बढ़िया से सिंपल से पॉइंट्स है। एक आपका आई है ना, एक आपका माइनस आई है ना, एक आपका आई है, एक आपका माइनस आई है और एक आपका 1 है, राइट। इन तीनों पॉइंट से आपको क्या चाहिए? एक Z नाम का पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस बराबर आ जाए। सोचो जरा, मेरे पास में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? और ओरली यहां पर इसका आंसर बताना है आपको। यू डोंट हैव टू मेक एनी कैलकुलेशंस, कोई स्टेप यहां पर आपको नहीं करनी है। वही तो ज्योमेट्री का फायदा है। जितना ज्योमेट्री इस्तेमाल करके हम कम स्टेप्स में आंसर निकाल सकते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंक्रीज होने वाला है, ठीक है ना। तो हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि आई नाम का एक पॉइंट ये रहा, माइनस आई नाम का पॉइंट ये रहा एंड 1 नाम का पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। अब Z एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका डिस्टेंस तीनों ही लोकेशंस से कैसा आ जाए? बराबर आ जाए। तो यार ये तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? इस तरह का जो आपका पॉइंट होता है उसको सेंटर मान के अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो वो तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना, तो अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बनाओगे तो तीनों पॉइंट से बेसिकली सर्कल आपका पास हो जाएगा। इस पॉइंट में ये खास बात है। तो ये पॉइंट आपका इसका मतलब होना क्या चाहिए, सर्कम सेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपका इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होना चाहिए। और ट्रायंगल के कितने सर्कम सेंटर होते हैं, तो ट्रायंगल का तो एक ही सर्कम सेंटर होता है। मतलब ये जो कंडीशन है कि आपको इन तीनों पॉइंट से एक z नाम का पॉइंट कैलकुलेट करना है, इन तीनों पॉइंट से आपको z की लोकेशन पता करनी है सच दैट वो तीनों के इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये आपका सर्कम सेंटर का लोकेशन क्लियरली मेंशन करने की कोशिश है। और सर्कम सेंटर क्योंकि इस ट्रायंगल का एक ही हो सकता है, मतलब इस सेट के अंदर आपका एक ही पॉइंट निकल कर आएगा। हमें नहीं बताना है कि वो एग्जैक्टली सर्कम सेंटर कितना होगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है ना, कि हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z, लेकिन यहां तो नहीं पूछा ना, तो हम यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री एंड ऑल्सो रिमेंबरिंग व्हाट दीज एक्सप्रेशंस आर अबाउट। बार बार सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, देन वी आर नॉट लर्निंग कॉम्प्लेक्स नंबर द वे वी शुड। ऑलराइट, अगेन लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब ज्योमेट्री की बात चल रही है तो इक्वेशंस तो इन्वॉल्व होंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, देखो अब यहां पर इस तरह की चीज हम कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली लाइन का ही इक्वेशन आता है। यहां पे लेकिन लाइन सेगमेंट का भी इक्वेशन लिखना पॉसिबल है, ठीक है ना। सो लाइन सेगमेंट का इक्वेशन अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं तो आपके इसमें कोई एक वेरिएबल पॉइंट डेफिनेटली होना चाहिए। वेरिएबल पॉइंट इस तरह से होना चाहिए कि वो कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और इस बार हम चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये कहां वेरी करे, ये जो आपका लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट z1 z2 है उसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करे, राइट। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली जो इक्वेशन आएगी वही इस लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होगी। सो यहां आप नोटिस कर सकते हो कि हम हमेशा ये गारंटी कर सकते हैं कि इफ P इज लाइंग ऑन दिस लाइन सेगमेंट, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस एंड देन P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, इनको ऐड करके A से लेके B तक का डिस्टेंस कवर डेफिनेटली हो जाना चाहिए। और A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको लिखा कैसे जाएगा, जो AB वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालो। वेक्टर कैसे लिखेंगे, हेड माइनस टेल, तो Z माइनस Z1 उसका मॉड कर लो, ठीक है ना। तो जैसे आप यहां पे दो पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड करते हो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने लिख दिया है, इस बात की गारंटी है क्योंकि यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। और वैसे ही P और B के बीच का डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप यहां पे Z2 माइनस Z भी लिख सकते हो या फिर Z माइनस Z2 भी लिख सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको किस में से किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप यहां पे BP वेक्टर लिखे मैग्नीट्यूड निकालो या फिर PB वेक्टर लिखे मैग्नीट्यूड निकालो, बात तो एक ही है। दिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि दोनों साइड Z पहले हमने लिखा है, बाद में Z1 Z2 लिखा है, ठीक है ना। और AB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, AB का लेंथ आ जाएगा Z2 माइनस Z1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो बस इतना ही समझ में आपको आना चाहिए कि दिस एक्सप्रेशन विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहां पे जो भी Z सेटिस्फाई होगा वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाला ही पॉइंट होगा, या फिर ऐसा कहना चाहिए कि इस लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाला जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को फॉर श्योर सेटिस्फाई करेगा। मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना। तो आपको यहां पर किसी भी चीज की अगर इक्वेशन लिखना है तो आपको कोई ना कोई एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए उस फिगर की। जैसे सर्कल के लिए हम यहां पे जो काम करते हैं आगे चल के आज हम डिस्कस करेंगे वैसे उसको, तो आपने यहां पे सबसे पहले सबसे बेसिक जो फिगर पढ़ा है वो सर्कल है। तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी ही तो इस्तेमाल करते हो। क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो कि एक आपका कांस्टेंट पॉइंट है, एक आपका फिक्स पॉइंट है, जहां से आप डिस्टेंस बोलते हो कि हमेशा कांस्टेंट आएगा एक मूविंग पॉइंट का। सो आपका यहां पे मूविंग पॉइंट P जो है वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो मूविंग पॉइंट बेसिकली इस सेंटर वाले लोकेशन से हमेशा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सर्कल की इक्वेशन क्रिएट करते हैं। वैसे ही ये जो मूविंग पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है, लेकिन ये कहां कहां जा सकता है, ये लाइन सेगमेंट के ऊपर ही जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट के ऊपर ये कहीं पर भी जाइए, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जब मैं अप्लाई कर दूंगा एक मूविंग पॉइंट Z पे, तो उससे जो क्रिएट होगा वही उस फिगर का इक्वेशन बनेगा, राइट। इसी आइडिया को आगे कैरी फॉरवर्ड करो और यहां पर समझो कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास यहां पे एक पॉइंट A है जिसका लोकेशन Z1 से पता चलता है, एक पॉइंट B है जिसका लोकेशन Z2 से पता चलता है, और मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख के बताना है, तो अगेन आई शुड नो कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला कोई मूविंग पॉइंट अगर मैं कंसिडर करता हूं, लेट से यहां पर P पॉइंट कंसिडर करता हूं जिसको मैंने Z से रिप्रेजेंट किया है, तो हम क्या कह सकते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो आपको यहां पे मिल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, कि आपका AP एंड BP का लेंथ बराबर होगा। अगर आप AP और BP का लेंथ बराबर रख पाते हो then the figure that you are going to generate is definitely going to be the perpendicular bisector, right?
अगर ऐसा मुझे बस लिख देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा कि PA और PB का जो लेंथ है वो बराबर आना चाहिए। और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो यहां पे वेक्टर बना के मैग्नीट्यूड लगा लो, ठीक है ना, तो वो भी यहां पर नोटेशन एकदम ठीक है कि PA वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड PB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप बराबर करना चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम यहां पे जिस तरह से इक्वेशन को लिखना चाहते हैं, हम हेड माइनस टेल में हेड बेसिकली P पे बताना चाहते हैं, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस, उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड देन A से लेके B तक का जो B से लेके P तक का जो वेक्टर है, B से लेके P तक का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर ये बराबर आ रहे हैं, है ना, ये दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है अगर ये बराबर आ रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर P पॉइंट डेफिनेटली लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। सो प्रॉपर्टी पता चल चुकी है, तो हम यहां पे बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा वाला डिस्टेंस फॉर्मूला? जो हमने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़ा है, ठीक है ना। सो डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, हेड माइनस टेल आप यहां पे कर लो एंड देन उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, और यहां पर भी हेड माइनस टेल आप कर दो और उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है ना। तो बस यही आपका क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। सो थिंग्स आर इजी इफ यू बेसिकली स्टार्ट पिकिंग द कॉन्सेप्ट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से यहां पर काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। ये इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है? जो लाइन सेगमेंट Z1 Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो लाइन सेगमेंट Z1 Z2 को ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। तो अब चैलेंज क्या है? इस तरह के सवाल आपका चैलेंज है कि आप सवाल में देख के बता पा रहे हो क्या कि हम कैसे लीस्ट एफर्ट के साथ में इस सिनेरियो को समझ सकते हैं बेस्ड ऑन द इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहे हैं? A and B रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 सच दैट Z1 plus Z2 का मॉड इज सेम एज Z1 minus Z2 का मॉड, देन द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB वेयर O इज ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट। काफी सारी चीजें यहां पर बोल दी हैं, लेकिन जब तक मैं Z1 Z2 की लोकेशन को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करूंगा तब तक मजा नहीं आने वाला है, राइट। सो व्हाट वी शुड रियलाइज एट दिस पॉइंट इज कि पहली बात तो मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूं? Z1 माइनस Z2 का मॉड, है ना, क्योंकि यहां पे बीच में माइनस साइन देख के मॉड के अंदर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूले का एकदम फिर रेप्लिका बन जाता है ना। यहां पे तो पहले से ही क्या है आपका माइनस साइन है, मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 का रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 का रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड माइनस Z2 का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि आपका जो Z1 है वो कहां लाई कर रहा है? अगर आप यहां पे थोड़ी देर के लिए Z1 की जगह Z इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो ये जो इक्वेशन आपने क्रिएट कर दी है ये किस चीज की इक्वेशन है? एक बार सोचो। अगर मैं Z1 की जगह थोड़ी देर के लिए Z इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है? एक इक्वेशन बन जाता है। ये जो Z में आपका इक्वेशन बना है ये अभी अभी हम देख के आए हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है। ये किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है? यहां पे जो वैल्यू लिखी है और यहां पे जो वैल्यू लिखी है उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वैल्यू लिखी है दैट इज माइनस Z2, यहां पर जो वैल्यू लिखी है दैट इज Z2। मतलब मैं एक लाइन सेगमेंट अभी यहां पे इमेजिन कर सकता हूं विच इज ज्वाइनिंग माइनस Z2 एंड प्लस Z2। समझे क्या? एक पॉइंट है मेरे पास में माइनस ऑफ Z2, एक पॉइंट है मेरे पास में प्लस Z2। इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ये है। नाउ it looks like कि Z1 basically belongs on this particular equation, because अगर आप इस इक्वेशन में Z1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में Z की जगह Z1 डालने से आपको ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि Z1 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। Z1 अगर सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, इसका मतलब क्या है कि Z1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं ना कहीं हमने बनाना चाहिए। समझे क्या? Z1 हमने कहां इमेजिन करना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं ना कहीं इमेजिन करना चाहिए। कहां करना चाहिए पता नहीं, बट कहीं ना कहीं तो यही इमेजिन करना चाहिए। इट हैज टू बी समवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दीज आर एग्जैक्टली व्हाट आर आवर पॉइंट्स A एंड B, ठीक है ना। A क्या है? A आपका बेसिकली Z1 वाला लोकेशन है एंड B आपका Z2 वाला लोकेशन है। एंड इंटरेस्टिंगली आपने क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अभी अभी हम यहां पे पढ़ के आए हैं, है ना। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों बेसिकली इक्वल डिवीजन हो गए, परपेंडिकुलर तो यहां पर हमने बना ही दिया है। तो ये जो पॉइंट आपका यहां पर निकल कर आएगा, क्या गारंटी से आप इसको ओरिजिन कहने वाले हो? क्योंकि मिड पॉइंट कैसे निकलता है? दिस प्लस दैट अपॉन 2 से निकलता है।
मतलब ये तो आपका जीरो के बराबर आने ही वाला है, जो जीरो वाली लोकेशन है वो तो आपके ओरिजिन की ही लोकेशन होती है। मतलब इन शॉर्ट हम ये गारंटी दे पा रहे हैं कि आप जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? हम ट्राइंगल OAB की बात कर रहे हैं, है ना। ट्राइंगल OAB तो यही वाला ट्राइंगल है आपका। डन। सो ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसका हमें सरकम सेंटर निकालना है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका सरकम सेंटर तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। और हाइपोटेनस का मिड पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने में कौन सी बड़ी बात है? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आपको एवरेज करके Z1 + Z2/2 मिल जाएगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज द राइट आंसर एज वेल। ठीक है, नो मेजर कैलकुलेशंस, यू जस्ट सी द इक्वेशन, रियलाइज कि यार यहां पर ये क्या बोलने की कोशिश है, एंड देन अपना यहां पर जो है डिडक्शंस आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए क्लियर होता है। हमने यहां पे इक्वेशन को पहले तो यहां पे इस तरह से मेंशन किया कि बीच में माइनस का साइन आ जाए, फिर हमने रियलाइज किया कि यार Z1 की जगह Z मानते हैं तो एक इक्वेशन अभी अभी जो हमने पढ़ी है वो यहां पर क्रिएट हो जाती है। एंड देन ऐसा लग रहा है कि यार इस इक्वेशन पे Z1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन पे ही कहीं ना कहीं आपका Z1 पॉइंट लाई करना चाहिए। ठीक है ना। सो व्हाट दैट हैज क्रिएटेड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। डन। चलिए, सो आपका यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल का यहां पर जो है इक्वेशन हम देखने वाले हैं, एंड ये सबसे ज्यादा फेमस है। अगर आपको यहां पे ज्योमेट्री के ऊपर सवाल आ रहे हैं तो 90% चांसेस है कि वो सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम निकालना चाहते हैं देन अगेन वी नो द प्रॉपर्टी प्रीटी वेल, कि यार आपका जो मूविंग पॉइंट है वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही फिक्स्ड रहेगा। किसके बराबर रहेगा? रेडियस के बराबर फिक्स्ड रहेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो हमेशा रेडियस के बराबर होना चाहिए। और ये चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे लिखते हैं? हेड माइनस टेल कर लेते हैं बस, तो हो जाएगा Z - 0 को मैग्नीट्यूड R के बराबर, मतलब इन शॉर्ट आप इसको Z का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R बोल सकते हो। ठीक है ना। सो मॉड Z इक्वल टू R, समझो, मॉड Z इक्वल टू R इज द आंसर। सिंपल। मॉड Z इक्वल टू R अगर आपको दिखाई देता है मतलब ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस R के बराबर है। लेकिन आपका सेंटर कहीं और भी हो सकता है ना। जैसे कि हम सर्कल चैप्टर के अंदर भी अलग अलग फॉर्मेट में क्या पढ़ते हैं, सर्कल की इक्वेशन पढ़ते हैं। तो सर्कल अगर मैंने थोड़ा कहीं और बना दिया, सेंटर इसका Z1 पे ले लिया, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? अभी भी बात तो वही है, प्रॉपर्टी तो वही सेटिस्फाई होगी कि C से लेके P तक का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो हमेशा R के बराबर आना चाहिए। आपका B जो मूविंग पॉइंट है, P आपका जो मूविंग पॉइंट है, वो हमेशा ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही कि आपका जो डिस्टेंस बिटवीन C एंड P है दैट हैज टू बी इक्वल टू R। और इस बार जो इन दोनों पॉइंट्स के हेड एंड टेल है वो क्या आ जाएंगे? Z और Z1। तो Z - Z1 का मॉड R के बराबर अगर आप लिखते हो तो ये भी सर्कल का ही इक्वेशन है, लेकिन इस बार जो आपका सेंटर है वो कहां पर है? इस बार आपका सेंटर Z1 पे है। ठीक है ना। सो इन दोनों चीजों को ध्यान रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको यहां पे जरूरी हो सकता है दैट इज टू रियलाइज कि ज्योमेट्री के केस में इनइक्वालिटीज क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई आपको दे देता है कि यार मॉड Z इक्वल टू R के प्लेस में मॉड Z लेस देन R या मॉड Z लेस देन और इक्वल टू R, इसका मतलब क्या होगा कि आप सर्कल के अंदर के जो सारे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि डिस्टेंस अब आपको कैसा चाहिए? R से कम चाहिए। तो R से कम डिस्टेंस कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? R से कम डिस्टेंस बेसिकली अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यही अगर ग्रेटर देन का साइन लगा दो कि मॉड Z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, मतलब आप सर्कल के बाहर वाले रीजन के बारे में डिस्कशन कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना। सो ऑब्वियसली आपके यहां पे बाउंड्रीज अगर क्रिएट हुए हैं, ये जो शेप्स हैं इनसे क्या होता है? बाउंड्री क्रिएट होती है। तो आपको यहां पर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, उसने बाउंड्री क्रिएट कर दी है। इनइक्वालिटीज क्या करेंगे? इनइक्वालिटीज या तो इसके अंदर वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेगी या फिर इसके बाहर वाले पॉइंट्स को डिस्कस करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको फर्दर क्वेश्चन में दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले हम इक्वालिटी की मदद से बाउंड्री क्रिएट करते हैं एंड देन सोचते हैं कि हमें अंदर जाना है या बाहर जाना है। ठीक है। ऑलराइट, सो प्रीटी इजी इक्वेशंस, राइट? प्रीटी इजी इक्वेशंस। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। यहां क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस वैल्यू is given to us then sum of maximum value of mod Z and minimum value of mod Z कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z कितना होगा? सो यहां पर एक चैलेंज तो आप यहां पे ले सकते हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है देन यू कैन ट्राई इट आउट यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लॉजिक जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट अप्रोच राइट नाउ। अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसी के ऊपर हम यहां पे अपनी मेथड डिस्कस करना चाहते हैं, एंड आई थिंक यू विल लाइक दिस अप्रोच बेटर देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो एनीवेज, है ना, यू शुड बी अडॉप्टिंग दिस टेक्निक। हम यहां पर सबसे पहले क्या ये नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो दिया गया हमारे पास में इक्वेशन है
वो एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें सेंटर, पॉज करो, सोचो 2 मिनट, सेंटर इसका कितना है, फिर हम यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको कभी भी अगर यहां पे सेंटर पता करना है तो मेक श्योर कि हम एक कॉमन माइनस बीच में देख पा रहे हैं या नहीं, राइट। कॉमन माइनस का मतलब क्या है कि भाई आपके पास में यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और यहां पे z होगा, उनके बीच में एक माइनस का साइन होना चाहिए। सो यहां पर तो लेकिन माइनस किसके आगे लगा है, केवल और केवल 3 के आगे लगा है। वी शुड बी फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जहां पे मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, तो z माइनस 3 माइनस 2i, दिस इज हाउ द इक्वेशन एक्चुअली शुड बी रिटन। ऑलराइट, इसका सेंटर -3, 2 नहीं है, इसका सेंटर 3, -2 है। ये चीज पहले पता करो, ऑलराइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि और कोई दूसरा सर्कल यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, राइट। लेकिन जब 2 सर्कल इन्वॉल्व होंगे तो सेंटर सही तरीके से निकालते आना चाहिए। तो सेंटर सही तरीके से आपका तभी निकलेगा जब आप यहां पे z के साथ में माइनस साइन एंड देन ब्रैकेट के अंदर कोई एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स नंबर देख पाओगे। वो जो अच्छा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहा है वही आपका क्या होगा, सेंटर का लोकेशन होगा, राइट। तो हमारा सेंटर का लोकेशन कितना आ गया, सेंटर का लोकेशन हमारा आ गया है 3, -2 के बराबर। सो 3, -2 ये हमारा सेंटर है, लेकिन रेडियस तो 4 के बराबर है, रेडियस काफी बड़ा है। रेडियस क्योंकि इतना बड़ा है तो आपका ओरिजिन आई थिंक अंदर लाई करेगा कहीं ना कहीं, ओरिजिन आपका कहीं ना कहीं अंदर लाई करेगा, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। आप यहां पे एक बार सोच के बताओ कि क्या ओरिजिन अंदर लाई करना चाहिए, ओरिजिन क्या यहां पे कहीं लाई कर रहा है, ऐसा बोला तो ठीक रहेगा क्या। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, आप यहां पे नोटिस करो कि आपके पास ओरिजिन इनपुट में अगर मैं इस सर्कल में डाल देता हूं तो क्या होता है। अगर मैं सर्कल में यहां पे इनपुट डाल देता हूं तो आपको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में अंडर के अंदर कितना करना पड़ेगा, मॉडुलस का वैल्यू, अंडर के अंदर 9 and 4, अंडर के अंदर 9 and 4 मतलब कितना आ जाएगा, √13। अब ये जो √13 का वैल्यू आया है इट इज डेफिनेटली लेस देन 4, तो रेडियस से भी छोटा वैल्यू आया है। जब भी पॉइंट इनपुट डाल के आपको रेडियस से छोटा वैल्यू मिलता है मतलब आपका पॉइंट अंदर लाई करने वाला है, ठीक है ना। सो यहां पर हम जो सिचुएशन सोच रहे हैं एकदम ठीक सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो ये ओरिजिन है ये कहां लाई करने वाला है, ओरिजिन बेसिकली सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगा, ऑलराइट। सो हमें यहां पे अब निकालना क्या है, हमें यहां पे बेसिकली निकालना है सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। मॉड z अगेन क्या है उस चीज को आप यहां पे रियलाइज करो, मॉड z डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर आप निकालना चाहते हो तो उसको हम मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, और ये पहले वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज हम यहां पर बोल रहे हैं, ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं, राइट। लेकिन अब यहां पे जो z है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, z के बारे में हम जानते हैं कि z डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वो इस सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करने वाला पॉइंट है। तो मतलब आपका सवाल अब क्या बन चुका है, ज्योमेट्रिकली सवाल ये बन चुका है कि अगर तो z आप इस सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करवाना चाहते हो और फिर ये निकालना चाहते हो कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है और वो कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा पास है, राइट। तो आप क्या करना चाहोगे, आप बेसिकली ये जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉटेड लाइन है उसी को आगे एक्सटेंड करके अगर आप देखोगे तो आप जहां पहुंच रहे हो वो क्या होना चाहिए, आपका फारदेस्ट पॉइंट होना चाहिए। और यही चीज अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हो तो जो आपका पॉइंट निकल कर आ रहा है वो क्लोजेस्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपके यहां पे जो डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग द सेंटर है ना, वही यहां पर जो है शॉर्टेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्रिएट करने में आपको हेल्प करने वाला है। अगेन ट्राई टू स्टडी द ज्योमेट्री, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कहीं और नहीं जाओगे, आप सेंटर से पास होने वाली लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं रहना चाहोगे, ऑलराइट। सो विद दिस लॉजिक अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास में ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये काफी दूर है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो सबसे बड़ा आने वाला है। इसका जो मॉडुलस आएगा मतलब ZA का जो मॉडुलस आएगा वो मैक्सिमम रहेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो A पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होगा, एंड देन B को रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से B को रिप्रेजेंट करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ZB है, तो उसका जो मॉडुलस होगा वो फॉर श्योर मिनिमम होगा क्योंकि ओरिजिन के सबसे नजदीक है, ठीक है ना। सो हमेशा एक लाइन इमेजिन करनी है आपको जो सेंटर से पास कर रही है, उसी के ऊपर आपके मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। सो मुझे यहां पर क्या पता है, मुझे ये पता है कि यार देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली, जल्दी बताओ। आपका जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हो जाएगा अंडर के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ओसी का वैल्यू आपका √13 के बराबर, सही बात है, √13 यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके वहां तक जो भी डॉटेड लाइन बेसिकली हमारी यहां पर बनी हुई है उसका वैल्यू कितना है, ओसी का √13 के बराबर है, ठीक है ना।
सो ओसी का वैल्यू आपका यहां पे √13 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस चाहिए। हमें ओरिजिन से ए तक का अगर डिस्टेंस चाहिए जो बेसिकली मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो आप उसके अंदर रेडियस ऐड कर दो। रेडियस कितना है आपका 4 के बराबर है, तो आपका ओवरऑल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 4 + √13 के बराबर। और अगर आपको ओबी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालना है, तो आप क्या करो कि ये जो पूरा डिस्टेंस है 4 यूनिट के बराबर, उसमें से आप √13 सब्ट्रैक्ट कर दो। रेडियस में से √13 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके इसमें यहाँ पे बचा हुआ डिस्टेंस आएगा। रेडियस के अंदर √13 ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो पता चलेगा। सो ये दोनों वैल्यूज आपके क्या हो जाएंगे, यही आपके बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बनने वाले हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगा मॉड का मिनिमम वैल्यू। डन। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप सवाल को देखना सीख जाते हैं, देन दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व प्रीटी क्विकली। हमें क्या करना है, इनका सम निकाल के बताना है। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की वैल्यू आपकी 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो 8 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर बनता है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इस क्वेश्चन को आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कर सकते हो, है ना। एंड मैंने आपको ये बताया कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे, राइट। लेकिन हो सकता है कि अभी बैठ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम जल्दी कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपने शायद ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन अभी आपने ज्योमेट्री प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है ना, जिस दिन आपकी ज्योमेट्री की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस दिन यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू कमेंट कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जल्दी आंसर आ रहा है या ज्योमेट्री इस्तेमाल करके जल्दी आंसर आ रहा है। एंड बिलीव मी, आपका आंसर यही होगा कि ज्योमेट्री यूज करके हम जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं। ठीक है ना। अगेन रिकैप जल्दी से कर लो। आपको एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, मतलब z इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई पॉइंट है। आपको चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। ये क्या होता है, ये डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन कहां पर है, यहाँ कहीं अंदर लाई करने वाला पॉइंट है। आपको अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना है तो आप सेंटर से होते हुए सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट तक पहुंचो। एंड अगर मिनिमम डिस्टेंस से जाना है तो आपको बेसिकली वही रिवर्स डायरेक्शन में अपना ट्रैवल शुरू कर देना चाहिए, तो आप सबसे जल्दी सर्कमफ्रेंस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट फर्दर कैन बी आस्क्ड। सो ये वाला भी सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहां पर देखो इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस अब हो चुकी है। तो z - 25i का जो मैग्नीट्यूड है, क्या लिखा है 25i। i हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, एक बार ध्यान से देख लो। z - 25i का मॉडुलस अगर मैं इक्वल टू 15 करता हूं, सो दैट क्रिएट्स द बाउंड्री। लेकिन जैसे लेस देन भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, मतलब मैं उस बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट्स भी डिस्कशन में लेकर आ सकता हूं। फिर यहां पर बोला है कि हमें क्या निकालकर बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमें निकालकर बताना है। ठीक है ना। सो कहने का आर्गुमेंट का डिस्कशन इस क्वेश्चन में हमें करना है। सो नाउ वी डेफिनेटली नो कि यार यहां पे जो बन रहा है वो है तो सर्कल ही, इस बात की तो गारंटी है कि सर्कल बन रहा है। उसका सेंटर कहां पर है, 25i पे उसका सेंटर और रेडियस 15 के बराबर है। सो 25i कहां पर होगा, 25i आपके y एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं बनने वाला है, राइट। सो लेट अस मे बी प्लॉट समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका बेसिकली y एक्सिस एंड देन सेंटर आएगा यहां कहीं, सेंटर आएगा यहां पे कहीं जिसकी वैल्यू 25i के बराबर है। मतलब अगर मैं यहां पे अपना x एक्सिस प्लॉट करना चाहता हूं तो इट कैन बी ड्रॉन समवेयर हियर आई गेस। ठीक है ना, ये अगर मेरा ओरिजिन है तो इससे 25 डिस्टेंस पे क्या है, 25 डिस्टेंस पे तो हमारे यहां पे सेंटर है। लेकिन रेडियस कितना है, रेडियस आपका केवल 15 के ही बराबर है। मतलब अगर आप यहां पे 25 मार्क करते हैं, 25i मार्क करते हैं, तो 15 यूनिट्स नीचे आके ये आपका 10i बनेगा एंड 15 यूनिट्स ऊपर जाके ये आपका 30-40i बनेगा। ठीक है ना, मार्क करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो इस तरह से आपके पॉइंट्स इंटरसेक्शन के y एक्सिस के ऊपर आप मार्क कर सकते हैं, राइट। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि हम यहां पे अब इस बार आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे बता सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मॉडुलस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर सवाल था आपका, तो हमने क्या देखा था, ओरिजिन से डिस्टेंसेस देखे थे। अब हमें आर्ग्यूमेंट की अगर बात करनी है तो हम क्या देखना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट की अगर बात करनी है तो हम यहां पे किसी भी पॉइंट का आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करो और फिर देखो कि आपका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में वो कितना बन रहा है। तो लेट्स से मैं इस पॉइंट का अगर निकालना चाहता हूं आर्ग्यूमेंट, तो मुझे क्या करना होगा, उसको ज्वाइन करना होगा, एक्स एक्सिस ज्वाइन करना होगा ओरिजिन से, एंड इस पॉइंट का फिर आर्ग्यूमेंट में बता सकता हूं कितना, इस एंगल के बराबर है। जो एक्स एक्सिस के साथ में आपका एंगल बन रहा है उसके बराबर आप यहां पे इसको मेंशन कर सकते हो। क्या ये सबसे बड़ा या सबसे छोटे की कंडीशन है क्या ये एंगल सबसे बड़ा है, क्या ये एंगल सबसे छोटा है, नहीं, राइट। अगर आप इनफैक्ट यहां से एकदम स्ट्रेट आगे निकल जाते हो तो आपको और एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट का भी एंगल कितना है, एग्जैक्टली इतना ही है।
तो ये जो दोनों ही पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इनका आर्ग्यूमेंट सेम है, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहां पे एंगल को कम करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहोगे, इस तरफ जितना जा सकते हो, जितना झुक सकते हो उतना झुकने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप यहां पे झुकना स्टार्ट करोगे आप रियलाइज करोगे कि यार ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स भी आपके पास पास आ रहे हैं, एंड देन देयर विल बी सम कंडीशन जहां पे ये टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। ये जो आपका लाइन है ये टेंजेंट बन जाएगा, एंड उस केस में जो आपको यहां पे पॉइंट मिलता है दैट विल हैव द लीस्ट आर्ग्यूमेंट पॉसिबल। एंड सिमिलरली इसी चीज को अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करते हैं देन इस साइड आके जो आपका टेंजेंसी वाला पॉइंट आपको मिलने वाला है दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल हैव द मैक्सिमम पॉसिबल आर्ग्यूमेंट। ये लॉजिक इस्तेमाल करना होता है अगर मैं आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं तो, राइट। सो नाउ इफ द लॉजिक इज क्लियर तो हम यहां पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ऐसे कुछ फिगर बनेगा हमारा कि इस तरफ वाला जो टेंजेंसी है दैट इज गोइंग टू गिव अस द मिनिमम एंगल दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन हैव, एंड यहां से आ जाएगा मैक्सिमम एंगल दैट अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन हैव, गिवन दैट कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं ना। इनफैक्ट मैंने यहां पे दो एंड पॉइंट्स आपको बताए थे, उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे उस कॉर्ड पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक्चुअली डिस्कशन में आप ले सकते थे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 15 का यहां पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन उन सभी के कंपैरिजन में अभी जो हमने यहां पर बेसिकली एक पॉइंट इमेजिन किया है उसका एंगल कम होगा, और जो दूसरी साइड हमने पॉइंट इमेजिन किया है उसका एंगल सबसे ज्यादा डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है ना। सो दीज आर सम लॉजिकल डिस्कशंस जो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। सो आपको यहां पर अगर ये एंगल पता करना है, लेट अस कॉल इट थीटा, तो इस थीटा को मैं कैसे पता कर सकता हूं, ये मिनिमम वैल्यू है हमारी, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हो कि यार अभी के लिए ना मेरा ये जो अंदर वाला अल्फा एंगल है इसको कैलकुलेट करना ज्यादा बनता है ना, इसको कैलकुलेट में ज्यादा आसानी से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंटर और इस टेंजेंट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, राइट, सो ये 90 डिग्री बनेगा फॉर श्योर। टेंजेंसी है तो रेडियस के साथ में 90 डिग्री बनेगा। रेडियस की वैल्यू आपकी 15 के बराबर है, राइट। सो ये O है, ये C है, इसको अगर मैं A नाम देता हूं, इसको अगर मैं B नाम देता हूं, ठीक है ना। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल OAC के अंदर, ट्राइंगल OAC के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू काफी इजीली लिख सकता हूं, विच इज बेसिकली tan इनवर्स के अंदर 15 एंड दिस इज हाउ मच। अच्छा ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं करी है तो ये वाली वैल्यू कर लेते हैं जो हमारे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो ऐसे करते हैं साइन अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं यहां से। साइन अल्फा निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपको डेटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर आपका 15 है, हाइपोटेनस आपका यहाँ पे 25 है, सो 15/25 यहां पर बनता है विच इज बेसिकली इक्वल टू 3/5। ये क्या है आपका साइन अल्फा का वैल्यू है, मतलब अल्फा अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप साइन इनवर्स के अंदर क्या मेंशन कर सकते हो, साइन इनवर्स के अंदर 3/5 ऐसा मेंशन कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या हुआ है, इससे बेनिफिट क्या हुआ है कि अगर आप थीटा निकालना चाहते हो तो आप 90 माइनस थीटा बोल सकते हो इसको, राइट। अगर आप थीटा निकालना चाहते हो विच इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ ए, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जो आपका बनेगा या ZA कर लो इसको, क्योंकि हमने एग्जैक्टली अभी वो पॉइंट तो आइडेंटिफाई नहीं किया है जो ए का रिप्रेजेंटेशन है ना। इसको अगर मैं यहां पे ZA ZB नाम देता हूं तो ये भी एक काफी अच्छा सवाल बन सकता है कि आपसे वो कैलकुलेट करवा ले कि यार अब आप मुझे बताओ कि ये पॉइंट्स क्या होंगे। वो आप कर सकते हो, आप ये डिस्टेंस निकालोगे उसके बाद में यहाँ पे ये थीटा आपके पास में आ जाएगा, तो आप A cos थीटा एंड A sin थीटा यही इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है ना। सब कर सकते हो, अगर आप ZA निकालना चाहो तो A cos थीटा A sin थीटा वाले आइडिया से काम कर सकते हो अभी, लेकिन वो निकालना हमारा टारगेट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। हम तो क्या निकालना चाहते हैं, इसका बस आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं, मतलब ये एंगल निकालना चाहते हैं, और ये एंगल कितना आएगा, ये फॉर श्योर 90 माइनस अल्फा के बराबर आने वाला है। तो ये चीज यहां पे हम लिख लेते हैं कि ये π/2 माइनस अल्फा बनेगा। और वैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ ZB की अगर मैं बात करता हूं देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 90 प्लस अल्फा, है ना। जो इस तरफ एंगल बना है वही एंगल आपका लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, तो ये आपका π/2 प्लस अल्फा हो जाएगा। एंड हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस रिपोर्ट करना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ZB माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ZA आपको बताना है कि कितना होगा, एंड ये आएगा आपका बेसिकली 2 अल्फा के बराबर, ठीक है ना। यहां पर मैंने ZB माइनस ZA क्यों किया है, क्योंकि पूछते समय उसने मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोला, राइट। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है, ये आपका मिनिमम वैल्यू बन रहा है। मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। डन। सो दैट्स हाउ वी कैन आंसर सच क्वेश्चंस। ऑलराइट, ये बनेगा आपका मैक्सिमम वैल्यू और ये बनेगा आपका मिनिमम वैल्यू। डन। 2 अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू ये रही, है ना। तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5। 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका
करेक्ट होना चाहिए। डन, चलिए आंसर अलग से मेंशन कर देते, अदरवाइज डब्बा देख के आपको लगेगा कि कहीं गलत तो नहीं मार्क कर दिया सर ने। ऑलराइट, सो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, सो हमने यहां पर अभी आर्ग्यूमेंट की बात कर ली, हमने अभी यहां पर अपने मॉडल्स की बात कर ली। और क्या सवाल आ सकते हैं, है ना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये और भी इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी काफी हाई है। आप पीवाईक्यू जाकर देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी रिपीटेडली देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है ना। For all complex numbers z1 z2 satisfying this equation and this equation, the minimum value of z1 minus z2 का mod is equal to what? अगर आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आता है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, मतलब हम z1 z2 के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस को मिनिमम करने की कोशिश करना है, और फिर आपको देख के याद आता है कि यार ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि z1 एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 12 के बराबर है, और ये z2 एक ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर 3,4 है, -3 -4 नहीं है, 3,4 है और रेडियस 5 है। तो आप यहां पे थोड़ी ज्योमेट्रीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपके इसमें जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि z का मॉड इक्वल टू 12 नाम का एक सर्कल है जिस पे z1 लाई करता है, एंड देन z माइनस 3 + 4i नाम का इक्वल टू 5 नाम का एक सर्कल है जिस पे z2 लाई करता है, राइट। यही तो बोला जाएगा ना कि अगर आपका z1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और z2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं z1 z2 इन सर्कल्स पे लाई करने वाले आपके पॉइंट्स हैं। और अब हमें यहां पे थोड़ी सी ज्योमेट्री प्लॉट करके क्लियर हो जाएगा कि वेयर शुड वी कंसीडर दीज पॉइंट्स टू मीट दिस कंडीशन, कि यार ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाए, ये मुझे कहां मिलेगा, ये देखते से पता चलने वाला है। सो पहली बात तो ये कि हमारे पास में जो एक सर्कल है वो काफी बड़ा सा सर्कल है, राइट, जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, काफी बड़ा सर्कल है आपका, ठीक है। जो आपका दूसरा सर्कल है उसका रेडियस अगर आप यहां पे देखते हो तो आधे से भी कम है, आपका रेडियस जो है आधे से भी कम है ना, 5 के बराबर वो रेडियस है उसका। और तो और आपका ये जो 3,4 पॉइंट है ये डेफिनेटली कहां लाई करेगा, इस सर्कल के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करने वाला है ना। ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये अगर आपका ओरिजिन है, सेंटर, ये आपका 12 है, ये आपका 12i है, ठीक है ना। इस तरह से आपके यहां पर ये पॉइंट्स हैं, राइट, 12 और 12i आपके यहां पे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए जस्ट फॉर इंडिकेशंस कि हम कितने बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो 3,4 कहां पे लाई करेगा, है ना, मतलब 1/4 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस अगर आप देखते हो तो यहां कहीं लाई करेगा। एंड फर्दर व्हाट यू नोटिस इज कि ओरिजिन से पास करता है ये सर्कल। ये सारी चीजें देखने की आदत होना चाहिए कि ये सर्कल ओरिजिन से पास क्यों करता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर ओरिजिन डालते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा मॉडुलस ऑफ 3 + 4i विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5, है ना। तो ओरिजिन पॉइंट डालने से क्या हुआ है, ओरिजिन पॉइंट डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, ये इक्वेशन ट्रू है, ऐसा हमें पता चला। मतलब वाकई ओरिजिन में ये कैपेबिलिटी है कि वो यहां पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट आपका डेफिनेटली बन रहा है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट वी नो इज कि आपका जो सर्कल है, जो सेकंड वाला सर्कल हम यहां पर बनाना चाहते हैं, है ना, उसका सेंटर कहीं ना कहीं अंदर है और उसका सेंटर कहीं ना कहीं अंदर है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। सो इस तरह से आपके यहां पर जो है फिगर्स हम बना सकते हैं, राइट। ये ओरिजिन हो गया, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, है ना, और पहले वाले सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन पहले से था। अब आपको यहां पर बताना है कि देखो Z1 जो है ना ये बड़े वाले सर्कल पे कहीं पर भी हो सकता है, Z1 बड़े वाले सर्कल पे कहीं पर भी हो सकता है और Z2 इस छोटे वाले सर्कल पे कहीं पर भी हो सकता है। हमें चाहिए कि इनके बीच का जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना होगा, राइट। सो क्या हम यहां पे मिनिमम वैल्यू के लिए दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास होने वाली लाइन को इमेजिन करेंगे। अच्छा, एक अगर स्टेटमेंट आपने लाइफ में कभी नहीं सुना है तो पहले सुन लो, अदरवाइज ये थॉट कहां से आ रहे हैं आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। तो दोनों ही सर्कल्स का जो नॉर्मल है वो उनके सेंटर से पास होने वाला लाइन होता है। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है उसको नॉर्मल कहते हैं, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाना है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो रेडियस होता है सर्कल के केस में। तो रेडियस क्या है, ऑलवेज सेंटर से पास होता है, मतलब नॉर्मल भी सर्कल का हमेशा सेंटर से पास होता है,
ठीक है ना। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, Z1 Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम करना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो वो कहां लाई करेगा, वो इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए जो एक लाइन आप इमेजिन कर सकते हो उस पर ही कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। और इसके ऊपर अगर आप इमेजिन करना चाहते हो पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली जो आपको Z1 इमेजिन करना चाहिए, इट हैज टू बी ऑन द सर्कल एंड ऑन दिस लाइन, एंड Z2 हैज टू बी ऑन दिस लाइन एंड ऑन दिस सर्कल। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यही आपका मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली बनेगा। अदरवाइज आप सोचो कि आपने Z1 कहीं और ले लिया, लेटर से यहां ले लिया आपने Z1, तो यार ये डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगा ना यार। अगर आप कहीं और ले लेते हो Z1 तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, लेटर से आपने यहां पे Z1 ले लिया, तो क्या ये डिस्टेंस छोटा है? नहीं, वो डिस्टेंस ऑब्वियसली छोटा है इस बड़े से डिस्टेंस के कंपैरिजन में। लेटर से आपने यहां पे Z1 ले लिया और Z2 ये वाला पॉइंट ले लिया, क्या ये आपको डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है? नहीं, ये डिस्टेंस कम थोड़ी ना है, ये तो काफी बड़ा सा डिस्टेंस है। छोटा डिस्टेंस कहां मिल रहा है आपको? जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला आपका लाइन है उसी के ऊपर आपको छोटा वाला डिस्टेंस मिल रहा है। इनफैक्ट बड़ा वाला डिस्टेंस भी वहीं मिलेगा। क्या करना चाहिए हमने यहाँ पे, जो आपका पॉइंट है उससे सबसे दूर वाला जो पॉइंट है उसको लेकर अपना डिस्कशन यहाँ पे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस फिर से इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मिनिमम की बात चल रही है। सो लेट अस मे बी फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। ये आपका लेट अस से सेंटर है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस बनेगा। नाउ थिंक कि आप यहां पे फाइनल आंसर कैसे निकालोगे। आप यहां पे ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस देखो कितना है, फिर आप ओरिजिन से ए तक का डिस्टेंस देखो कितना है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। यही आपका बेसिकली आंसर बनना चाहिए। ओरिजिन से बी तक का जो डिस्टेंस है 12 के बराबर है क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स के बराबर है, क्योंकि ओरिजिन से लेके ए तक आपको एक्चुअली छोटे सर्कल का डायमीटर नजर आ रहा है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है और एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 के बराबर। कोई मेजर कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, यहां पर ज्योमेट्री बस समझनी है कि यार ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। वंस यू स्टार्ट लर्निंग दीज आइडियाज, है ना, वंस यू स्टार्ट अप्लाइंग दीज आइडियाज, तो ये एक्चुअली काफी इजी क्वेश्चंस में एक्चुअली काउंट होते हैं जब जेईई में पूछे जाते हैं तब, और काफी फ्रीक्वेंसी के साथ में पूछे जाते हैं। डन है। और सवाल करते हैं, जितने सवाल करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आते रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दीज इक्वेशंस। सो जो पहला वाला आपको इक्वेशन दिखाई दे रहा है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है? जल्दी बताओ। हम यहां पे लीस्ट टू लीस्ट कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिखने का सही तरीका तो ये होना चाहिए कि z माइनस कॉमन निकाल के आपने यहां पे 3 प्लस आई लिखा है, एंड यहां आपने क्या किया है, यहां पर आपने z माइनस साइन कॉमन निकाल के 9 प्लस आई लिखा है। मतलब ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ये कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है? एक ऐसे लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है जिसके एंड पॉइंट्स 3 प्लस आई एंड 9 प्लस आई है। एक पॉइंट है आपका 3 प्लस आई और एक पॉइंट है आपका 9 प्लस आई। मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि 3,1 एंड 9,1 उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो इसको मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं, परपेंडिकुलर एंड देन बाइसेक्टर। ऑलराइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है ये। डन। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन ऑब्वियसली मिड पॉइंट से पास होगा, तो ये जो मिड पॉइंट है ये कितना निकालते हो, दिस प्लस दैट अपॉन 2, दिस प्लस दैट अपॉन 2 करोगे तो हो जाएगा 6 प्लस आई। राइट। सो 6 प्लस आई जो आपका पॉइंट है वहां से एक वर्टिकल लाइन आपकी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 3,1 एंड 9,1 ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। इसके परपेंडिकुलर जाओगे तो एक वर्टिकल लाइन आपको मिलेगी। मतलब इन जनरल अगर आप यहां पे लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको यहां पे x = 6 इमेजिन करते आना चाहिए, क्योंकि 6,1 से पास होने वाला एक वर्टिकल लाइन है। 6,1 से पास होने वाला एक वर्टिकल लाइन क्या होता है, x = 6। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है। जल्दी बताओ, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जिसको फिर से समझने के लिए हमने क्या करना चाहिए, माइनस साइन यहां से कॉमन निकालना चाहिए। सो 3 - 3i का मॉड यहां पर आपका क्रिएट होगा, विच इज इक्वल टू 3 अगेन। सो अगेन हम जो जानते हैं उसकी मदद से सर्कल को क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर 3, -3 पे है और इसका रेडियस भी 3 यूनिट्स के ही बराबर है। समझो, ये जो है बहुत ही बढ़िया सा आपका ज्योमेट्री क्रिएट करके दे रहा है सर्कल। ऐसे कुछ ज्योमेट्री यहां पर आपने इसकी इमेजिन करना चाहिए। समझो,
आप क्या कर रहे हो, आप 3 यूनिट आगे जाके 3 यूनिट नीचे जा रहे हो, तो आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो सेंटर है विच इज 3,-3, और रेडियस भी क्योंकि आपका 3 के ही बराबर है तो आपका सर्कल वाई एक्सिस को भी टच करेगा एंड एक्स एक्सिस को भी टच करेगा। इस तरह से आप यहां पे इसकी ज्योमेट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन और बड़ी बात क्या है इसके अंदर, बड़ी बात यह है कि रेडियस क्योंकि आपका 3 यूनिट के बराबर है, तो अगर आप फारदेस्ट पॉइंट यहां पे नोटिस करेंगे तो ये फारदेस्ट पॉइंट आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका 6,-3 के बराबर। 6 में खास बात क्या है, 6 में खास बात क्या है कि अगर आप दूसरे फिगर के साथ में कंपेयर करते हैं इसी चीज को, तो आपको डॉटेड लाइन एग्जैक्टली कहां बनी हुई नजर आने वाली है, आपको डॉटेड लाइन जो बनी हुई नजर आएगी वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे वर्टिकली जाते हुए आपको नजर आएगी। समझे क्या? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें यहां पर पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this equation, this group of equation। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज 6,-3। 6,-3 आपके सर्कल पे भी लाई करता है और 6,-3 इस लाइन पे भी लाई करेगा, क्योंकि यहां पर तो x = 6 वाले सारे ही पॉइंट्स लाई करने वाले हैं, राइट। सो यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अनदर सॉल्यूशन दैट माइट बी सजेस्टेड इन वेरियस बुक्स इज कि आप z की जगह x + iy डालो, तो आपको यहां पे एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी विच विल बी 6 ओनली, जब निकालोगे तब, ठीक है ना, इतनी मेहनत के बाद में। फिर आप यहां पे भी z = x + iy डालो, तो आपको एक एक्चुअल सर्कल की इक्वेशन मिलेगी विच विल बी बेसिकली x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर = 9, ठीक है ना। उसको ओपन करके वो दिखाएंगे कि ये इक्वेशन होती है। फिर बोलेंगे कि दोनों को सॉल्व करके देखो, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके इसमें एक ही कॉमन पॉइंट निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री समझते हो, ये सवाल ज्योमेट्री के लिए बना है, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए नहीं बना है। ज्योमेट्री अगर आप यहां पे समझते हो तो आपको एक बार में दिख जाएगा कि यार यहां पे एक ही कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है। अदरवाइज एक लाइन और एक सर्कल 2 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है कि एक भी कॉमन पॉइंट आपको ना मिले, राइट, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते हैं। मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में 3 और 4 तो बहुत ही गलत आंसर्स हैं। कम से कम इतना तो हमने यहां पे सोचना ही चाहिए कि यार एक सर्कल है और एक लाइन है, और हमें यहां पे ऐसा z ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कॉमन पॉइंट ढूंढना है सर्कल और लाइन का। तो वो आपके 3 और 4 आंसर तो बिल्कुल भी यहां पर आपको मतलब आंख बंद करके भी अगर मार्क करना है तो गलती से भी आपका ए और बी पे तो निशाना लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको गैस भी करना है तो 1 और 2 में से ही आपने गैस करना चाहिए। एंड यहां पे सवाल आपका स्पेशल है, जो टेंजेंसी का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहां पर 1 आंसर इस क्वेश्चन का बनता है, ठीक है ना। मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन एज वेल, है ना। जैसे जैसे आप यहां पर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सर्कल की क्लैरिटी मुझे लगता है कि आपकी बिल्ड हो रही होगी। यहां पर हमें सर्कल की इक्वेशन निकाल कर बताना है, और जहां पर हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रीवियस वीडियो का, जहां पर हमने रोटेशन थ्योरम का इस्तेमाल किया था, रोटेशन थ्योरम हमने समझा था, ठीक है ना। सवाल क्या है, ध्यान से देखो। कंसिडर अ स्क्वायर OABC where O is the origin and A is Z0 and vertices are given in anti-clockwise order, the equation of the circle that can be inscribed in that square, inscribed in that square, alright, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें हमें एक सर्कल इंस्क्राइब करना है, और उस सर्कल की हमें फिर अल्टीमेटली इक्वेशन भी बतानी है। ओके, सो दिस इज द टारगेट। ओके, so something like this is basically happening। okay, so हमारे पास जो स्क्वायर है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको पहले यहां पर मार्क कर लेते हैं। सो द पॉइंट्स आर बेसिकली O, A, B एंड C। ये किस ऑर्डर में इन्होंने दिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में दिए, राइट। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, राइट। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम यहाँ पे यूजुअली वैसे भी मार्किंग्स करते हैं अपने वर्टिसेस की। सो O, A, B, C इस तरह से हमने यहाँ पर मान रखे हैं। एंड नाउ आपका जो O है वो तो ओरिजिन है ही है, और A का जो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है उसको इन्होंने Z0 नाम दिया है, ठीक है ना। हमें इस व्हाइट सर्कल की इक्वेशन बताना है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा, सेंटर चाहिए होगा, और रेडियस चाहिए होगा। लेकिन रेडियस में तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि आपका जो OA वेक्टर है, जल्दी बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो आपका OA वेक्टर है वो कितना है, ऑब्वियसली Z0 के मॉड के बराबर है। किसके बराबर है, Z0 का मॉड। लेकिन ये जो पूरा डिस्टेंस है ये तो कवर क्या कर रहा है, ये तो पूरा पूरा डायमीटर कवर कर रहा है ना। अगर मैं आपसे रेडियस पूछता हूं तो एग्जैक्टली इसका आधा कर दो, एग्जैक्टली इसका आधा कर दो, तो आपको रेडियस का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब रेडियस की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है, Z0 का मॉड अपॉन 2 इस्तेमाल करना है, राइट। ये चीज तो एकदम देखते से हमें पता चल गई रेडियस की बात।
सेंटर की बात जो हम यहां पर करना चाहते हैं उसके लिए मैंने आपको जैसे यहां पर बोला कि हम थोड़ा सा रोटेशन थ्योरम अगर इस्तेमाल करना सीखते हैं तो हमें काफी इजीली आंसर मिलते हैं। कैसे? आप यहां पे नोटिस करो कि आपके लिए OA वेक्टर तो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करवाना चाहूं तो आपको याद है हमने लास्ट क्लास में किया है 90 डिग्री से अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवल उसको I से मल्टीप्लाई करना होता है। तो OA वेक्टर को मतलब Z0 को अगर मैं I से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? I से मल्टीप्लाई करके मुझे OC वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? OC वेक्टर। मतलब ये आपका क्या होना चाहिए? Z0 I के बराबर होना चाहिए। रोटेशन कर दिया हमने यहां पे। अगर आपको रोटेशन थ्योरम आपने पढ़ा हुआ नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली भी करना है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा ठीक है यार स्क्वायर ही तो है, तो जितना डिस्टेंस यहां पर कवर किया उतना डिस्टेंस यहां पर भी कवर होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस तो आपका Z0 है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर Z0 है, मतलब Z0 I यहां पर इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ऐसा अगर आप डायरेक्टली ज्योमेट्री से सोच रहे हैं दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर मी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जो हमने इसी लेक्चर में कवर किया है, विच इज बेसिकली मिड पॉइंट। अगर आप यहां पे C और A का मिड पॉइंट निकालते हैं तो वही तो आपका सेंटर होना चाहिए। मिड पॉइंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहां पे? Z0 प्लस I Z0 अपॉन 2। मतलब कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बेसिकली Z0 अपॉन 2 के साथ में 1 प्लस I। ये आपका सेंटर आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो आपको क्या करना है? बस अपने इक्वेशन के फॉर्मेट को पकड़ना है और उसको यहां पे लिख देना है, राइट? ये आपका सेंटर है। तो मतलब Z माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू रेडियस। Z माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू रेडियस। ये 2 नीचे लेके जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये इन्होंने एकदम सही इक्वेशन लिखी हुई है, राइट? थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चंस आर इजी इफ यू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री। सवाल बने ही ज्योमेट्री को एनालाइज करने के लिए हैं, ठीक है? ऑलराइट, ग्रेट। यहां पर मेंशन कर दें कि ये सेंटर का डिस्कशन है और ये आपका क्या है? रेडियस है, राइट? सेंटर रेडियस पता है तो हम यहां पे इक्वेशन तो लिखना जानते ही। डन है? चलिए, तो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और सर्कल की दूसरी इक्वेशन समझते हैं। अभी हमने यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे कर लिए हैं जहां पे सर्कल इन्वॉल्व था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर सवाल भी ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैंने कोशिश करी कि जितने अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं वो सभी आपके साथ में यहां पे डिस्कस कर दूं। सो अब आप यहां पे जब अपने सवाल को देखोगे तो थोड़ा आपको ईज जरूर आएगा, क्योंकि दिखने के लिए आपको और भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीजें दिख सकती हैं, लेकिन मेजरली हमने जो जो डिस्कशंस यहां पर किए हैं उन्हीं के अराउंड आपके यहां पर सवाल बिल्ड होते हैं, है ना? ये चीज आप नोटिस करोगे। ऑलराइट, so now you can encounter one more equation of circle, and this equation of circle actually demands calculation. ठीक है? आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि आपके इसमें Z1 Z2 कोई तो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट? एंड ये बोल रहे हैं कि अगर तो Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू कांस्टेंट जैसा कोई इक्वेशन अगर आपको मिल जाता है तो ये पक्के से एक सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन Z1 Z2 यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा नहीं है, हालांकि है लेकिन वो हमारे सेंटर की लोकेशन नहीं है। ये समझो, आपके Z1 Z2 जो है वो आपके यहां पे सेंटर के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प डायरेक्टली नहीं कर रहा है, और ना ही के आपका रेडियस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, राइट? सो इसीलिए इस तरह के सवाल में मैं क्या कह रहा हूं कि आपका ये सवाल डिमांड ही करता है कैलकुलेशन, इन द सेंस कि आपको यहां पे अगर सर्कल की इक्वेशन समझना है कि एग्जैक्टली क्या है तो आपको z की जगह x प्लस आई वाई डालना पड़ता है और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, राइट? एंड दैट इज वेयर आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वहां पर हम जानते हैं कि सेंटर माइनस g माइनस f होता है, रेडियस आपका अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। ये नहीं पता है तो सर्कल्स अलग से पढ़ लो पहले, ठीक है? सो इस तरह के सवालों में आपको पहले तो यह पता करना है कि ये एक सर्कल है, z माइनस Z1 का मॉड अपॉन Z माइनस Z2 का मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। लेकिन k के ऊपर भी यहां पर आपको क्या है? कंडीशन पता होना चाहिए कि k का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि मॉडुलस और मॉडुलस दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। नेगेटिव कर दोगे तो फिर ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 1 कर दोगे तो भी दिक्कत है, 1 के साथ में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हो तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा। k इक्वल टू 1 अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको जो मिलता है दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? सो सर्कल आपको कैसे नजर आ सकता है क्वेश्चन में? ऐसा नजर आ सकता है कि लेट z विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इक्वेशन
इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल, ठीक है ना। देन z लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर व्हाट, मतलब बेसिकली हमसे ये सेंटर आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा है। रेडियस तो इसने 2 ऑलरेडी हमें बता दिया है। हालांकि यहां पे ये जो 2 नजर आ रहा है, ये जो 2 नजर आ रहा है, ये डायरेक्टली कहीं से उठ के नहीं आया है रेडियस 2, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से रेडियस 2 निकल कर आया, जो उसने ऑलरेडी बता दिया है। वो नहीं बताता और डायरेक्टली वो पूछता कि यार ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पर है, तो भी हम सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे अभी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। ये रेडियस की वैल्यू 2 दी हुई है, इससे हमें कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो सुनो, हमारे यहां पर काम क्या होता है, हम z को बेसिकली x प्लस आई वाई से रिप्लेस करेंगे और आपको यहां पे मिल जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 2i का मॉड, और नीचे आपको मिल जाएगा यहां पे x प्लस आई वाई, z की जगह x प्लस आई वाई प्लस आई का मॉड, और ये इक्वल टू हो गया है 2 के बराबर, राइट। सो हम यहां पर क्या करेंगे, मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मॉडुलस कितना हो जाएगा आपका, मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर रियल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो रियल वाला कंपोनेंट है आपका x, उसका स्क्वायर। इमेजिनरी वाला कंपोनेंट अगर आप i कॉमन निकालते हो तो y माइनस 2 नजर आएगा, उसका स्क्वायर। नीचे अगर आप देखते हो तो फिर से मॉडुलस निकालने के लिए रियल कंपोनेंट आपको नजर आएगा x के बराबर, तो उसका स्क्वायर। एंड यहां पे आप i कॉमन निकाल के y प्लस 1 नोटिस कर सकते हो, तो उसका स्क्वायर। और ये आपको कितना दिया है, 2 के बराबर दिया है। तो आप यहां पे स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, या फिर माइनस 4y प्लस 4, जैसे भी है ना। ये आपको LHS में मिल रहा है। RHS में आपको कितना मिल जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, स्क्वायरिंग कर रहे थे यहां पे 2 को 4 बना लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहां पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में, फिर आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, राइट। सो अगर मैं अंदर ओपन करता हूं और इन सब चीजों को उस तरफ पुश करता हूं तो 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल करके 3x स्क्वायर मिलेगा, 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल करके 3y स्क्वायर मिलेगा। यहां से आएगा 8y, यहां से आएगा फर्दर 4y उस तरफ जाके, तो ये हो जाएगा 12y। एंड कांस्टेंट अगर आप यहां पे देखते हो तो ये 4 आपस में कैंसिल होके हो जाएंगे 0। तो हम ओवरऑल यहां पे अभी फिर से किससे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, हम यहां पे 3 से कैंसिलेशन अभी भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो 3 से कैंसिल करा के आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। एंड ये हमारा इक्वेशन आ चुका है किसका, ये सर्कल का इक्वेशन हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लैंग्वेज में पता चल चुका है। हम कोशिश तो यही करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन तक कोशिश करी थी कि यार हमें कोई अगर सर्कल का इक्वेशन दे रहा है तो हमें इसके अंदर x प्लस आई वाई डालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखते से पता होना चाहिए कि यार एक ऐसा सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है। लेकिन ये इस इक्वेशन के लिए काफी कंफर्टेबली पता चलता है। जब भी आपको सर्कल इस फॉर्मेट में गिवन होता है जो भी हमने पढ़ा है, तो यहां पर हमें x प्लस आई वाई डाल के इस कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशन से ही पता करना पड़ता है कि इसका सेंटर और रेडियस कितना है। तो अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले इक्वेशन में क्या किया जाता है, x और y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड किया जाता है। -2 से डिवाइड करोगे तो x तो है ही नहीं, मतलब वैल्यू 0 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आप -2 से डिवाइड करके -2 आ जाएगी। तो यही आपका क्वेश्चन में इसका मतलब सेंटर होना चाहिए। रेडियस अगर आप यहां पे निकालना चाहते हो तो रेडियस कैसे निकलता है, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है नहीं, तो आपका अंडर रूट के अंदर 4 मतलब 2 यहां पर आंसर बनेगा। सो अगर आप यहां पे कैलकुलेट भी करना चाह रहे होते रेडियस, तो रेडियस भी साथ ही साथ आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो 0,-2 इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर सेंटर का निकला है। ऑलराइट, देन देयर आर इक्वेशंस फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो। अगेन एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, इलिप्स और हाइपरबोला सुन के डरना नहीं है। हमें इलिप्स और हाइपरबोला की क्या एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पता है कि इलिप्स के अंदर क्या होता है, कोई सा भी पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, कोई सा भी पॉइंट जो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस अगर मैं दोनों ही फोकस से निकालता हूं और उनके लेंथ को ऐड करता हूं, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। सो अगर मैं यहां पे PA और PB को ऐड करूंगा तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ही आपका 2a के बराबर आता है। 2a के बराबर मतलब C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है उसके बराबर ये बेसिकली आपकी वैल्यू निकल कर आती है, मेजर एक्सिस का लेंथ, राइट। सो ये हमारा एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है, उसी चीज को हम यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं टू बेसिकली राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, राइट। या फिर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि यार ये जो निकल कर आया है ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही होना चाहिए, क्योंकि z माइनस Z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये मेरा मूविंग पॉइंट है जो इलिप्स के ऊपर लाई करता है तो z माइनस Z1 का मॉड रिप्रेजेंट्स P से लेके A तक का डिस्टेंस, z माइनस Z2 का मॉड रिप्रेजेंट्स P से लेके B तक का डिस्टेंस, और उनका हमने कर दिया है एडिशन और इसको इक्वल टू कर दिया है किसी कांस्टेंट के बराबर। तो ये जो कांस्टेंट है इसके ऊपर डेफिनेटली कंडीशन लेकिन क्या होना चाहिए कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 एंड Z2 से बड़ा डिस्टेंस अगर आपका यहां पे होगा तभी आपको इलिप्स जनरेट करते आएगा,
ठीक है ना। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी होता है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2 है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। या हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो अगर आपको ए और बी से पसंद नहीं आ रही तो आपको याद करने के लिए याद दिला दूं कि पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू 2 है। हो सकता है कि आपने यहाँ पे इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है ना। S1 S2 की जगह हमने यहाँ पे ए और बी नाम इस्तेमाल किए हैं, बस दैट इज द डिफरेंस। और यहाँ पे 2a नहीं लिखते हुए हम यहाँ पर इसको k लिख रहे हैं, बट ये मेंशन कर रहे हैं साथ में कि आपका k का वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो गया तो वो तो हो ही नहीं सकता, कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो कि हमेशा 3 पॉइंट्स अगर हैं तो ट्राइंगल बनने के चांस तो हमेशा ये, जैसे यहां पर आपको ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहा है। सो 2 साइड्स का सम आपके तीसरे साइड से बड़ा हो सकता है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो हमने पिछली वीडियो में कवर की है उसके अंदर भी ये सारी बातें कर रखी है हमने। और अगर आप यहां पे P पॉइंट को डायरेक्टली इस लाइन सेगमेंट के ऊपर भेज देते हो तो आपको यहां पर ये जो सम है ये एग्जैक्टली AB के लेंथ के बराबर भी मिल सकता है, लेकिन छोटा तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर बराबर मिल जाता है तो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन आएगी, ये भी हमने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कवर करी है, राइट। सो इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें कि फॉर k इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड, ग्रेटर देन अगर है k का वैल्यू Z1 माइनस Z2 के मॉड के कंपैरिजन में तो इलिप्स बनेगा कंसिडरिंग दैट इक्वेशन। लेकिन यहां पे जो k लिखा हुआ है अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली Z1 माइनस Z2 के मॉड से मैच करती है देन ये Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होगी। फिर से वीडियो रिवाइंड करो और जाके सबसे पहला इक्वेशन चेक करो, ठीक है ना। हमने जो पहला इक्वेशन किया था वो लाइन सेगमेंट का ही इक्वेशन था, वो बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा, बस यहां पे आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा Z1 माइनस Z2 का मॉड, ठीक है ना। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे थे, पिछले वाले इक्वेशन में यही ध्यान रख रहे थे कि यार यहां पे 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन हमने पहले से पढ़ रखी है 1 के लिए, ठीक है ना। 1 डालते हैं तो आपको एक्चुअली Z1 Z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है, राइट। सो कुछ कुछ इक्वेशंस देखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन इस तरह के कांस्टेंट पे डिपेंड करती है कि एग्जैक्टली आपका स्ट्रक्चर बनने वाला क्या है, ऑलराइट। हाइपरबोला भी इज नो डिफरेंट। हाइपरबोला के अंदर हम यहां पर जानते हैं कि आपका PS1 माइनस PS2 हैज टू बी इक्वल टू 2a के बराबर है ना। यहां पर बस इतना ही डिफरेंस है कि बीच में माइनस का साइन आ जाता है। PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a के बराबर, ये जो हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसी को यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है ना। जहां पे आपके जो फिक्स्ड वैल्यूज है Z1 Z2 ये फोकस के वैल्यूज हैं और Z आपका मूविंग पॉइंट है जो हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है ना। और उनके जो बीच का डिस्टेंसेस है उनका जो डिफरेंस है, मतलब फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो हमने कितना करवा दिया है, वो हमने बेसिकली एक क्वांटिटी k के बराबर करवा दिया है। तो ऑब्वियसली k के ऊपर भी यहां पर क्या आ जाएगा, फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि नहीं। k के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा कि k हैज टू बी लेस देन Z1 माइनस Z2 का मॉड। इस बार क्या होता है, छोटा होता है वैल्यू, होता 2a के बराबर है, लेकिन आपका जो यहाँ पे फोकस के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है ना, उनके मतलब फोकल डिस्टेंस का जो डिफरेंस है उससे भी छोटा वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली ये बन रहा होता है ना। ये बात ध्यान रखें थोड़ी सी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो फिगर आपका है पहले से बना हुआ होता तो नीट एंड क्लीन फिगर बन गया होता, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हम प्लॉट कर लेते हैं इसको। ओके, एक यहाँ पे बना दिया और एक बना देते हैं यहाँ, ऑलराइट। सो ये हमारे दोनों फोकस हो गए A और B, जिनकी लोकेशंस क्या है, जिनकी लोकेशन है Z1 एंड Z2, और इसके साथ में आपके हाइपरबोला के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट P आ गया जिसकी वैल्यू है Z के बराबर, ठीक है ना। सो PA माइनस PB का मॉड हैज टू बी इक्वल टू 2a। ये आपके हाइपरबोला की प्रॉपर्टी जिसको अप्लाई करके हम इस तरह की इक्वेशन लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे ये लेस देन तो होना चाहिए, ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर से ट्राइंगल बनना है ना बेटा। आपके यहां पर PAB जो है एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में PS1 क्या है, वन ऑफ द साइड्स है ना, PS2 क्या है, अनदर साइड। तो इन दोनों की डिफरेंस की अगर बात चल रही है तो थर्ड साइड से हमेशा छोटी रहेगी, बड़ी तो आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। इसलिए यहां पे आपको हाइपरबोला कब मिलता है, जब वो छोटा होता है तो आपको हाइपरबोला मिलता है, क्योंकि वो उस केस में पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन अगर आप यहां पे एकदम रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि नहीं नहीं हमने यहां पर जो वैल्यू दिया है आपको k का वो एग्जैक्टली कितना है, इनके बीच के डिस्टेंस के ही बराबर है, तो उस केस में आपको हाइपरबोला नहीं मिलेगा। उस केस में आपको इस तरह के 2 सेक्शंस मिलेंगे एक लाइन के, जिसमें से लाइन सेगमेंट हमने हटा दिया है, समझ रहे हो। आपको इस तरह के 2 सेक्शंस मिलेंगे जो एक ही लाइन के 2 सेक्शंस हैं, लेकिन बीच में से हमने एक सेक्शन Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट उसको हटा दिया है, ठीक है ना। ये बनता है आपका इक्वेशन, ये बनता है आपका फिगर, सॉरी। अगर आप ऐसी इक्वेशन लिखते हो तो, अगर आप ऐसी इक्वेशन लिखते हो कि Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 के मॉड का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, अगर तो आप ऐसी इक्वेशन लिख दोगे
तो आपको ये वाला फिगर मिलेगा। ये वाला जो फिगर मिलेगा मतलब क्या है, यहां पे जो आपका फिगर है वो क्या है, वो है ये वाला जो एरो है, ये वाला जो एरो है और ये वाला जो एरो है, इस फिगर की बेसिकली बात चल रही है। ठीक है ना, इन फिगर्स की बात चल रही है। अच्छी बात है, करके देखते हैं एक बार। आप यहां पर बोल रहे हो कि इसके ऊपर ला करने वाला कोई एक पॉइंट इमेजिन करो, तो हमने यहां पर एक पी पॉइंट इमेजिन कर लिया जो जेड से रिप्रेजेंटेशन है जिसका। ठीक है ना, तो जब आप यहां पर z माइनस Z1 का मॉड लिखते हो, मतलब आप कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हो, राइट। जब आप z माइनस Z2 का मॉड कहते हो, मतलब आप इस छोटे से डिस्टेंस की बात कर रहे हो, और उनका आपने क्या कर दिया, डिफरेंस ले लिया। सो डिफरेंस क्या आ गया आपका, एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के बराबर आ गया। और इक्वल टू में जो आपने यहां पे लिखा हुआ है वो आपने इनके बीच का डिस्टेंस ही तो लिखा हुआ है। इक्वल टू में आपने Z1 माइनस Z2 का मॉड ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये इक्वेशन सही है फॉर द पॉइंट विच आई हैव मेंशन्ड इन द फिगर। ये इक्वेशन सही है फॉर द पॉइंट विच आई हैव मेंशन्ड इन द फिगर। और ये पॉइंट कहां लाई करता है, इस तरफ जाने वाले एरो के ऊपर लाई करता है। यही सेम चीज आप इस तरफ जाने वाले पॉइंट, इस तरफ जाने वाले एरो के ऊपर भी अगर पॉइंट लेते हो तो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको नजर आएगा। ठीक है, सो पॉइंट कैन बी टेकन हियर और इट कैन बी टेकन हियर बट नॉट इन सेंटर। सेंटर में अगर आप लोगे तो यहां पर एक्चुअली एडिशन की वैल्यू आपकी Z1 माइनस Z2 के मॉड के बराबर निकल कर आएगी, जो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होती है, जो हमने इसके पहले कवर किया था, ये वाला टॉपिक। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट इलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना। एक एक करके हम यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। एंड अब अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोनिक सेक्शन का नॉलेज भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फिगर्स कितने हैं। सो हम यहां पर चाहेंगे कि हम दोनों फिगर्स को पहले यहां पे जल्दी से आइडेंटिफाई करें। तो पहला और तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 4,3 पे और रेडियस 2 है, तो इसके लिए तो कोई हाथ पर मारने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्टली हमें दिख ही गया। जब भी बनाना होगा तो हम यहां पे इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड वाला इक्वेशन यहां पे अगर आप नोटिस करते हो तो ये क्या कहना चाहता है कि यार मेरे पास में एक मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 0 से और 4 से अगर मैं देखता हूं तो उनका सम का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। मेरे पास में एक पॉइंट है 0, मेरे पास दूसरा पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 4, और हम क्या करना चाहते हैं, यहां से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके देखते हैं किसी मूविंग पॉइंट का और रियलाइज करते हैं कि उनका सम 6 के बराबर आ रहा है। और 6 क्या है, इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उनसे बड़ी वैल्यू है। जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है ये है आपका ओरिजिन, ये जो फिक्स पॉइंट है ये हो गया आपका बेसिकली 4 यूनिट के बराबर। ठीक है ना, इसको हम मार्क कर लेते हैं लेटर से ए पॉइंट के जैसा। ठीक है ना, सो इनके बीच का डिस्टेंस 4 है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम यहां पर चाह रहे हैं कि हम यहां पे 6 के बराबर यहां पर इनका सम करके बताएं। ठीक है ना, मतलब ये तो हमें समझ में आ चुका है कि यार ये बनने वाला तो इलिप्स है, ये इलिप्स की इक्वेशन है जहां पर दो डिस्टेंसेस फिक्स पॉइंट से कैलकुलेट किए जाते हैं, उनका एडिशन किसी दूसरे फिक्स क्वांटिटी के बराबर बताया जाता है। और ये इलिप्स बनेगा कैसे, इसकी भी बारे में हम यहां पे थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यार ये इस तरह से कुछ इलिप्स आपका यहां पे बनना चाहिए। ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है, इस तरह का कुछ तो इलिप्स हमारे यहां पर बनने वाला है। तो इसके बारे में हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं वो यहां पर देखो। हम यहां पर इसकी जो नॉन इक्वेशन है वहां तक कैसे इजीली पहुंच सकते हैं, मतलब x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन अगर आएगी इलिप्स की तो हम ज्यादा कंफर्टेबली इसको एड्रेस कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने कोनिक सेक्शन अभी नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले कोनिक सेक्शन पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को आके वापस कर लेना। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो यहां पर ध्यान से देखो कि हम कैसे चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहले तो ये कि आपका जो ओ और ए का सेंटर होगा वो इस पर्टिकुलर इलिप्स का भी सेंटर होगा, राइट। सो अगर मैं दोनों का सेंटर यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये है आपका ओरिजिन एंड ये है आपका बेसिकली 4 के बराबर। तो सेंटर आपका निकल रहा है बेसिकली 2 पे, है ना, 2,0 पे आपका सेंटर है। तो यहां से आपका जो माइनर एक्सिस अगर आप बनाना चाहो तो माइनर एक्सिस भी आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है ना, ये माइनर एक्सिस आपका बन रहा है। ऑलराइट, सो जो आपका O से लेके A तक का डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो 2AE के बराबर होता है। मतलब हम यहां पे ये जो 4 डिस्टेंस है इसको 2AE के बराबर बोल रहे हैं, मतलब AE का वैल्यू 2 के बराबर बता रहे हैं, राइट। इसको सेव करके रख लेते हैं। ऐसे ही आपको यहां पे जो राइट हैंड साइड में दिया गया क्वांटिटी है ये क्लियरली पता है कि ये अगर इलिप्स की इक्वेशन क्रिएट हो रही है तो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ क्वांटिटी है वो 2a का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब 2a क्लियरली आपका 6 के बराबर है, मतलब a तो हमें यहां पे 3 के बराबर पता चल ही चुका है। इसको भी सेव कर लेते हैं।
और ये चीज अगर मैं ऊपर इस्तेमाल करता हूं तो ये क्लियर है कि हमें क्या मिल चुका है, हमें एक्सटेंसिटी का भी वैल्यू मिल चुका है। तो एक्सटेंसिटी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, अगर मैं ए की वैल्यू 3 डालता हूं तो ई का वैल्यू 2/3 के बराबर हमारा निकला है। इसको भी सेव करके रख लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में ई आ गया है, ए आ गया है, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, हम बी का वैल्यू भी काफी इजीली निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब आ गया यहां पे 9 के बराबर, एंड ई स्क्वायर का मतलब आ गया आपका 4/9 के बराबर। सो यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका 5 के बराबर। ठीक है ना। सो आपका इसका मतलब जो ओवरऑल अब इलिप्स का इक्वेशन है वो अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इलिप्स का इक्वेशन आप यहां पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग। लेकिन यहां पर आपका जो सेंटर है वो कहां पर है, ध्यान दो, सेंटर आपका बेसिकली यहां पे 2 पर है। तो ओवरऑल इक्वेशन आपकी जो इलिप्स की लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसी आप यहां पे इक्वेशन एक्चुअली लिख सकते हो अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो। अगर नहीं कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसको जाने दो। हम यहां पे फिगर तो पता चल ही चुका है, जहां पे हमें जानते हैं कि अब आपको जो ए डिस्टेंस है वो मिल रहा है 3 यूनिट के बराबर। मतलब ये जो आपका वैल्यू होगा ये 3 यूनिट राइट हैंड साइड में जाके आपको मिलेगा। तो 2,0 से 3 यूनिट राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको जो वर्टेक्स मिलता है ये बन जाएगा 5,0। लेफ्ट हैंड साइड का वर्टेक्स अगर आप निकालना चाहो तो 3 यूनिट पीछे जाके आपको मिल जाएगा -1,0। एंड आप अगर माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स भी इसी तरह से निकालना चाहते हैं देन आपको बी का वैल्यू क्योंकि √5 के बराबर पता है, तो ये जो आपका पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2, √5 के बराबर, है ना। इस तरह से आपके यहां पर पॉइंट्स आप मेंशन करते जा सकते हैं। ऑलराइट। सो इलिप्स के अंदर जितना हम मार्किंग कर सकते थे हमने यहां पे अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस करके मार्किंग कर ली है कि कितना आगे तक जा रहा है, कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना नीचे तक जा रही है, ये सारी चीजें हमने नोटिस कर ली। अब हम यहां पर सर्कल को भी तो इंट्रोड्यूस करें। सर्कल तो अभी तक हमने यहां पे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया डिस्कशन में। तो सर्कल अगर आप यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास में बेसिकली सेंटर है 4,3 पे, एंड नाउ हियर द थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग। 4,3 विल बी एग्जैक्टली अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड इट विल बी इवन हायर देन द √5 वाला वैल्यू, है ना। मतलब आपका जो माइनर एक्सिस है उससे भी ऊपर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, 3 के बराबर है, जो बेसिकली इसका मतलब √9 के बराबर है। ठीक है ना। इस तरह से आपका यहां पर ये पॉइंट यहां कहीं आने वाला है सर्कल का जो सेंटर है। अब सर्कल का रेडियस है यहां पे 2 के बराबर। सर्कल का रेडियस अगर आपका 2 के बराबर है तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि यार ये 2 मतलब कितना नीचे जाएगा। 2 मतलब ये कितना नीचे जाने वाला है। क्या ये नीचे जाते जाते मतलब बिल्कुल ही कट करने वाली पोजीशन में चला जाएगा, या ये काफी छोटा सा बनेगा और ये कट नहीं करेगा, या ये इतना बड़ा बन जाएगा कि ये पूरी तरह से अपने इलिप्स को क्या करेगा, खा जाएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है। अभी तो यहां पर हमें सोचना पड़ेगा ना, अभी हमने सोचा कहां है। तो पॉइंट ये है कि चलो सोचते हैं, ठीक है ना। और सोचते कैसे हैं वो हमें यहां पे देखना पड़ेगा। सो यू वुड रियलाइज कि यार हमारे पास में जो लोअर मोस्ट पॉइंट इस सर्कल पे बनने वाला है वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि आपका सेंटर यहां पर फॉर श्योर कहां पर है, सेंटर आपका फॉर श्योर 4,3 पे है, एंड रेडियस आपका फॉर श्योर कितना है, रेडियस आपका फॉर श्योर 2 यूनिट के बराबर है। मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट आपको मिलेगा वो 2 यूनिट नीचे मिल रहा है। 2 यूनिट नीचे मतलब ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट है आपका कितना आ जाएगा, 4,1 के बराबर आ जाएगा। तो बस इतना चेक कर लो कि ये जो 4,1 है ये इलिप्स के अंदर लाए करेगा क्या, 4,1 क्या इलिप्स के अंदर लाए करेगा। तो 4,1 इलिप्स के अंदर लाए करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर वाली इक्वेशन में ही डालना सीखो। हालांकि हमारे पास में यहां पे अभी ये इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं भी लिखी हुई होती तो भी आपको ये करते आना चाहिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बच्चे कॉनिक सेक्शन की इक्वेशंस के साथ में वैसे भी कम कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है ना। सो बेटर ये है कि ये जो सिंपल वाली इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करना सीख लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। जो इक्वेशन अभी मैंने आपको लिख के दी थी वो तो आप हालांकि अप्लाई कर ही सकते हो। क्या हो गया इसको, कुछ तो हुआ ना। अच्छा यहां पर ये दब गया होगा, कुछ तो खतरनाक सा काम कर दिया मैंने। ओके सो आई रिमूव दिस, और फिर यहां पे अंडू हो गया शायद उसका। अच्छा तो वापस कहां था मैं, वो इक्वेशन जानने का ही नाम नहीं ले रही, इक्वेशन वापस कहां से आ गई, गलती से वो अंडू दब गया शायद। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, हाँ मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि आप ये चेक कैसे करोगे कि कोई एक पॉइंट इलिप्स के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो पॉइंट पकड़ना है। पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे 4,1, जिसको मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है ना। सो पॉइंट फॉर डिस्कशन इज बेसिकली 4 + i। ऑब्वियसली 4,1 थोड़ी बोलेंगे उसको,
कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में 4+i बोलेंगे, ठीक है ना। एंड जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है हमारे पास में, वो ये वाली इक्वेशन हमें ज्यादा मतलब नहीं है। एलिप्स वाली हमें कौन सी इक्वेशन से मतलब है, जो दे रखी है उससे ही मतलब है, राइट। सो मैं एलएचएस में एक बार डाल के देखता हूं कि क्या एग्जैक्टली 6 के बराबर आती है वैल्यू। अगर एग्जैक्टली 6 के बराबर आएगी तो फिर तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट आपका एग्जैक्टली कहां पर है, एलिप्स के ऊपर ही है। लेकिन अगर 6 से आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम आती है, अगर 6 से वैल्यू आपकी एलएचएस में कम आती है मतलब ये एलिप्स के अंदर लाई करने वाला पॉइंट है। अगर 6 से ज्यादा आती है तो फिर एलिप्स के बाहर लाई करने वाला पॉइंट है। इस तरह से हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं एलएचएस के अंदर। एलएचएस के अंदर जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां पर 4+i का मॉड एंड साथ में आ जाएगा यहां पे 4+i -4 का मॉड। तो यहां पे 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपका बनेगा अंडर रूट के अंदर 17 और यहां पे बनेगा 1। तो √17 एंड 1 ये 6 से छोटे हैं कि बड़े हैं? ये जो वैल्यू है ये 6 से छोटा वैल्यू है कि 6 से बड़ा वैल्यू, ये चीज एक बार सोच के देखो। ऑब्वियसली छोटा वैल्यू है, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग है, 1 ऐड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, 6 तक तो नहीं जा रहा है ये, क्योंकि आपका लेस देन 6 है। इसका मतलब पॉइंट जो है वो अंदर लाई कर रहा है। देयरफॉर 4+i लाइज इनसाइड द इलिप्स। क्लियर है क्या? और अगर ये इनसाइड इलिप्स की गारंटी है मतलब ये ऐसा ही कुछ फिगर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, और अगर ये ऐसा फिगर बन रहा है मतलब ये गारंटी हो चुकी है कि आपके अब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, ये और ये। और इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है। एनालिसिस है, थोड़ा सा कोनिक भी है इसके अंदर, है ना, लेकिन अच्छे सवाल जब हम यहाँ पे क्लास में सॉल्व कर लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको रिसोर्सेस में जो आपके यहाँ पे मॉडल्स वगैरह में क्वेश्चन मिलेंगे या आपको पीवाईक्यूज जो मिलेंगे वो आपको थोड़े इजी फील होंगे, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन देखा, एलिप्स का इक्वेशन देख के हमने यहाँ पर उसका सेंटर कहाँ पर है ना, उसका ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, एक्सेंट्रिसिटी कितना है, ये सारी चीज़ें निकाली, ठीक है ना। फिर हमने एक अच्छा सा फिगर रेडी कर लिया। अच्छा सा फिगर रेडी करने के बाद में हमने उसके साथ ओवरलैपिंग में सर्कल बनाने की कोशिश करी। तो हमें डाउट आया कि यार सर्कल जो बन रहा है उसके अंदर रेडियस कितना बड़ा है, क्या वो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा या सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लोअर मोस्ट पॉइंट का इस्तेमाल किया। लोअर मोस्ट पॉइंट क्योंकि ये गारंटी है कि ये अंदर लाई कर रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट क्योंकि आपका अंदर लाई कर रहा है, सो दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू कंक्लूड कि ये जो फिगर अभी हम यहां पे देख रहे हैं वही आपका फाइनल फिगर होना चाहिए। समझे क्या? जो फिगर हम यहां पर देख रहे हैं यही फाइनल फिगर है, इसलिए 2 सॉल्यूशंस यहां पे आपके कंफर्म हो जाते हैं, राइट। एंड नाउ यू विल बी सरप्राइज कि हम सबसे एंड में अब लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमारे यहां पे सारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लाइन हम सबसे एंड में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या कर लिया है, हमने लाइन सेगमेंट कर लिया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, हमने वो भी कर लिया कि यार लाइन है लेकिन बीच का लाइन सेगमेंट गायब है। हाइपरबोला की मदद से हमारा डिस्कशन भी एक्चुअली आपका हो चुका है, ठीक है ना, थैंक्स टू हाइपरबोला। अब जाके हम यहां पे एक्चुअल लाइन की इक्वेशन देखना चाहते हैं। एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन एक्चुअली लुक्स लाइक दिस, a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। ये एंड में इसलिए करा रहा हूं मैं क्योंकि एक तो इसका डेरिवेशन काफी शानदार है, डेरिवेशन एक बार दिखाने का मन है मेरा, तो आप एक बार डेरिवेशन देखो इसका कैसा निकल कर आता है। लेकिन फिर से इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई आपको ये इक्वेशन देता भी है तो भी आपको इसको ज्योमेट्रिकली समझने के लिए x प्लस आई वाई डाल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से ही समझना पड़ता है लाइन की इक्वेशन को। और इसलिए इसको एंड में करा रहे हैं कि यार यहां पे क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डालना है तो इसके अंदर ज्योमेट्री का कहां इस्तेमाल है ज्यादा, यहां पर जो नई सीखने वाली बात है वो है नहीं ज्यादा, राइट। बट हां अगर आपको ये सीखना है कि यार ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है क्या, ये कैसे पता सर कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही है, एक बार बता दो तो एक बार बता देता हूं, एक 5-1 मिनट का डिस्कशन रहेगा, बट आपको आगे से एटलीस्ट डाउट नहीं आएगा कि सर ये कैसे। ऑलराइट, बट फिर से बता रहा हूं, अगर आप बस ये पता भी कर लो कि लाइन का इक्वेशन है या नहीं भी पता करो कि लाइन का इक्वेशन है तो भी आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि जो लाइन पे बेस्ड सवाल आपका मैं सॉल्व कराने वाला हूं उसके अंदर फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको पता है कि नहीं पता कि लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि आपको जब वियर्ड सी चीज नजर आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब भी आपके इसमें आते हैं, है ना, यहाँ पे रीजन वगैरह यहाँ पर एरिया वगैरह निकालने की बात है, मतलब ये प्योर क्वेश्चन ज्योमेट्री का, ये तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डेफिनेटली डालना होता है। मैंने अभी तक यहां पर आपको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डालने से इसलिए मना किया है क्योंकि अगर आप वो करते हो तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ आपके सवाल ऐसे होते हैं, कुछ आपके ज्योमेट्रीज ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली एक्स प्लस आई वाई डालना ही आपके लिए सही रास्ता है, राइट। वहां पर ज्यादा एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, आप पहले
x प्लस आई वाई डाल के अपनी इक्वेशन x और y में बना लो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली इक्वेशन आएगी आपके आंखों के सामने, वो वैसे भी आपको काफी क्लैरिटी दे देगी, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन आइडिया। लेकिन चलो यहां पर वापस आते हैं इस इक्वेशन पे। एंड थॉट कुछ ऐसा है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन कभी लाइफ में समझना है तो आप यहां पे फिर से इस्तेमाल करोगे कोई प्रॉपर्टी। अब यहां पे हम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम स्लोप वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन, हालांकि हमने जब पढ़ा है चैप्टर तो हमने स्लोप की मदद से यहां पे लाइन की इक्वेशन लिखना स्टार्ट करी थी, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आप समझो कि आपके इसमें पी एंड क्यू तो फिक्स पॉइंट्स हैं, एंड आर आपका एक वेरिएबल पॉइंट है जिसको हमने जेड से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम z1 एंड z2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लेकिन इस्तेमाल करना चाहेंगे वेक्टर्स का आइडिया। वेक्टर्स का आइडिया क्या है कि यार आपका जो पी क्यू वेक्टर है और जो आपका पी आर वेक्टर है, क्या वो सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर्स होंगे? आपका जो पी आर वेक्टर है क्या वो पैरेलल है पी क्यू वेक्टर के? है ना, पी आर वेक्टर और पी क्यू वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, कहां दिक्कत है, एकदम बढ़िया है। और अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार देखो डायरेक्शन तो आपकी सेम है दोनों वेक्टर्स की, तो मतलब मैग्नीट्यूड अलग है शायद, तो मैग्नीट्यूड भी हम सेम कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद सम पैरामीटर। सो पी आर वेक्टर कितना होगा, हेड माइनस टेल कर लिया, और आपका जो पी क्यू वेक्टर होगा उसके अंदर भी हमने हेड माइनस टेल कर लिया, और इसके अंदर कोई एक पैरामीटर टी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो आपने लिख दिया है ये भी एक लाइन का ही इक्वेशन है। ये जो आपने लिख दिया है ना, ये भी एक लाइन का ही इक्वेशन है। कभी भी आपको अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिखता है क्वेश्चन में तो समझ जाना कि ये भी z1 z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन का ही इक्वेशन है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जा सकता है, ठीक है। बट नाउ हाउ टू प्रोसीड, हम क्या बोल सकते हैं कि यार देखो ये बात तो सही है कि यार आपने क्या किया, वेक्टर्स को है ना इक्वेट करने के लिए कुछ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा बोल के एक इक्वेशन बना के लिख दी, बात सही है आपकी। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये रियल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब अगर मैं यहां पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 नाम से क्वांटिटी अगर देखता हूं तो उसका वैल्यू तो एक रियल क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। और जब भी हम देखते हैं कि ये कोई रियल क्वांटिटी है, मतलब हम इसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं इस आइडिया को, हमें बोल सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो अभी यहां पे रेशियो लिखा हुआ है वो एक रियल नंबर है, तो मतलब ये खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, ये खुद के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, मतलब z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये किसके बराबर होगा, z बार माइनस z1 बार अपॉन z2 बार माइनस z1 बार के बराबर होगा। एंड ये भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, ये भी लाइन की इक्वेशन बोली जा सकती है, ये भी लाइन की इक्वेशन बोली जा सकती है पैरामीट्रिक फॉर्मेट में, ये 2 पॉइंट फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन बोली जा सकती है। ये जनरल फॉर्मेट है, हम जनरल फॉर्मेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो क्या करेंगे यहां पे जनरल फॉर्मेट तक पहुंचने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और खुश हो जाएंगे, और क्या करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहां पे, तो ये जो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको साथ में रखते हैं, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को साथ में रखेंगे मल्टीप्लाई करते समय, साथ में रख के z के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, z2 माइनस z1 मॉड के बार के साथ में यहां पे z के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया, एंड देन ये दोनों नंबर जब z1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ z1 z2 बार एंड प्लस ऑफ z1 z1 बार। सही है, ऐसा कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलने वाला है, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये z बार के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जा रही है, तो z2 माइनस z1 के साथ में z का बार, एंड देन जब ये माइनस ऑफ z1 बार के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो आपको माइनस ऑफ z1 बार z2 एंड प्लस z1 बार मिलेगा, जहां से आप एटलीस्ट इन दोनों को तो कैंसिल होते हुए देख ही सकते हो, राइट। सो नाउ इट इज टाइम टू टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी एक स्टैंडर्ड सी इक्वेशन बनना स्टार्ट हो चुकी है, क्या आ जाएगा यहाँ पे z2 माइनस z1 बार के साथ में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको z मिल रहा है, फिर अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो आपको माइनस ऑफ z2 माइनस z1 के साथ में z का बार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, इन मैंने पहले क्यों लिखा इनको, क्योंकि दोनों वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस को इनकॉर्पोरेट करने वाले टर्म्स हैं। z एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो z बार भी आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों के अंदर z नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वाला क्वांटिटी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं तो ये प्लस साइन हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका z1 बार z2 एंड माइनस z2 बार, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ऐसा आपके उसमें एक इक्वेशन आया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना, हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, और फिर डायरेक्टली इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। एक दो स्टेप्स अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की ओर रहेगी बस बीच में, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या नोटिस करते हो कि z1 बार z2 एंड z1 z2 बार, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये किस तरह का नंबर होगा ये हम सोचना चाहते हैं। सुनना ध्यान से,
अगर मैं नोटिस करता हूं तो इस क्वांटिटी को अगर मैं मेन क्वांटिटी लेटर से मानूं तो इस क्वांटिटी को मैं क्या इसी का कॉन्जुगेट ऐसा कह सकता हूं क्या? अगर मैं इसको लेटर से कहता हूं Z3 तो क्या ये ऑटोमेटिकली Z3 बार है क्या? आप इसके ऊपर बार लगा के देखो, इसके ऊपर बार लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अगर बार लगेगा तो बार को ब्रेक कर सकते हैं। Z1 बार 2 बार आ जाएगा, बार का बार मतलब ये Z1 हो जाएगा, और Z2 के ऊपर एक बार आ जाएगा तो ये बन जाएगा एग्जैक्टली मतलब इसका कॉन्जुगेट लेके यही बनता है, समझे क्या? तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और आपको क्या करवाना है, इनका डिफरेंस लेना है। अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो तो आपको कॉन्जुगेट्स का डिफरेंस लेके क्या मिलता है, आपको एक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी मिलती है, ठीक है ना। मतलब ये क्वांटिटी जो हम यहां पे ओवरऑल कांस्टेंट अभी देख रहे हैं वो कैसी है, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब यहां पे आके हमें सोचना है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये हमारा उसमें प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, अगर आप वापस आते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, लेकिन हमने जिस तरह से इक्वेशन को लिखा है वहां पे जो कांस्टेंट क्वांटिटी आपको नजर आ रही है उसको तो हम क्या करना चाहते हैं, उसको हम रियल रखना चाहते हैं, ठीक है ना। ये हमें देख के ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये रियल क्वांटिटी है, इसको इमेजिनरी देखना हमें पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तो आप यहां पे इसको रियल बनाना चाहते हो तो एक सिंपल सा काम कर सकते हो, ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसके अंदर आप आई मल्टीप्लाई करवा दो या माइनस आई मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आपका मन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी से प्योरली रियल हो जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस क्वेश्चन में आपको इस डायरेक्शन में आपको बेसिकली आगे करनी होती है, विच इज कि वी विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, we'll just multiply by minus i at this point, है ना, in this particular equation। तो आपको माइनस आई यहां पर मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, माइनस आई के साथ में आपको मिल रहा है z2 माइनस z1 का बार, है ना, उसके साथ में z यहां पे आ रहा है, माइनस आई मल्टीप्लाई करके प्लस आई हो जाएगा। जल्दी बताओ, माइनस आई अगर मैं पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करूं तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एंड यहां पे आ जाएगा z2 माइनस z1 एंड उसके साथ में z बार। और यहां पे क्योंकि मैंने माइनस आई मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आपके पास में जो भी क्वांटिटी बनी है, अब ये क्वांटिटी फॉर श्योर कैसी है, ये क्वांटिटी आपकी प्योरली रियल है, ये हम जानते हैं। और अगर ये प्योरली रियल क्वांटिटी अब अगर आपकी बनी तो इसको हम यहां पे बी बोलने में, है ना, अब जो है हमें परेशानी नहीं होगी, इसको हम बी बोल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार चीज यहां पर भी बन चुकी है। अगर आप इस क्वांटिटी को लेटर से यहां पे जो z बार के साथ में मल्टीप्लाइड क्वांटिटी है, इसको अगर आप a नाम देते हैं तो इसका कॉन्जुगेट निकाल के देखो, वो एग्जैक्टली इतना ही बनने वाला है, क्योंकि i का कॉन्जुगेट माइनस आई होता है और यहां पे z2 और z1 के ऊपर तो बार हमने लगा के कॉन्जुगेट क्रिएट कर ही रखा है। मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका a बार से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये प्योरली रियल है तो इसका नाम हम कुछ तो रियल क्वांटिटी b नाम से यहां पे इसको मेंशन कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट योर डिस्कशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है, a बार z प्लस a z बार प्लस b, a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है ना। स्ट्रेट लाइन की ही प्रॉपर्टी से हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर मैनेज करते गए तो सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट, जो जनरल फॉर्मेट हम यहां पे क्रिएट कर पा रहे हैं, इट इज लुकिंग लाइक दिस, a बार z प्लस a z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, बट इंटरमीडिएट मैंने यहां पर जो दो डब्बे बनाए हैं, ये भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ऐसा ध्यान रखना है। यहां पे माइनस आई मल्टीप्लाई करना होता है, ये भी ध्यान रखोगे डेरिवेशन में, तो आपको लास्ट तक पहुंचने को अच्छे से मिलेगा। डन है, चलिए। सो नाउ अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखो, आप यहां पे ये जो डेरिवेशन देखा आपने इंटरेस्ट के साथ में अगर देखा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहां पर अच्छा पता चला है। लेकिन अगर आप सवाल को एड्रेस करना चाहते हो तो आप यहां पे नोटिस करो कि ये है तो आपके इक्वेशन का ही, लाइन का ही इक्वेशन, बस यहां पे इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी के साथ में तो डील करना हमने यहां पर देख लिया। देखो इनइक्वालिटी से क्या होता है, इनइक्वालिटी से रीजन्स डिफाइन होते हैं, तभी तो यहां पर एरिया आपका बनने वाला है। क्या करेंगे, पहले हम बाउंड्रीज का ही डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे, बाउंड्रीज का। मतलब मैं यहां पे पहले देखता हूं कि यार ये जो बेसिकली आपका रीजन क्रिएट हो रहा है वो इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से हो रहा है। इक्वालिटी अगर होता तो हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ में यहां पे सर्कल बन रहा है ये बोल सकते थे, राइट, जिसका सेंटर 1 है और रेडियस इसका 2 यूनिट के बराबर है। आगे जो आपका इक्वेशन दिया है उसके अंदर भी पहले तो हम क्या करना चाहेंगे, बाउंड्री बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले इक्वालिटी ही मेंशन करना चाहेंगे। अब ये जो इक्वेशन है आप बोलोगे सर ये तो अभी हमने नहीं पढ़ी, ये तो कुछ और दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे z को पहले कलेक्ट करके देखो। z को अगर आप साथ में लेते हो तो आपको 1 प्लस आई मिलेगा z के साथ में,
और अगर आप z बार को भी कलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 1 माइनस आई मिलेगा z बार के साथ में आपको -2 मिलेगा इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेटली है ना हमारे पास में। अगर मैं इसको a नाम दे देता हूँ, अगर मैं इसको a नाम देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इसको a नाम देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली a बार बनेगा, और ये जो -2 है इसको मैं b बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट तो है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि यार फायदा तो नहीं है कुछ, आप तो यहां पर इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डाल के ही सिंप्लीफाई करो, वही आपके लिए बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करके देने वाला एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो ये तो हम डायरेक्टली यूज करना चाहेंगे, इसके अंदर कोई बदलाव हम नहीं चाहते हैं, इसको तो आप डायरेक्टली ही यूज करो। यहां पे आप क्या करो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो ये मैंने स्टेप आपको क्यों करके दिखाई है, दिस इज नॉट नेसेसरी टू बी डन, ये वाला स्टेप करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये केवल दिखाने के लिए कि जो हम यहाँ पे वर्किंग अभी करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन निकल कर आने वाला है। तो इसलिए यहां पर मैंने आपको अभी जनरल इक्वेशन कैसे क्रिएट हो रही है दिखा दिया। इसको आप सेपरेट आउट करके रख सकते हो, ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवर एक्चुअल सॉल्यूशन, दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन। Alright, what we want is basically to pick this equation and use z is equal to x plus i y। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में z प्लस z बार कितना हो जाएगा, z बार आपका x माइनस आई वाई है, ठीक है ना। सो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन आपका z प्लस z बार हो जाएगा यहाँ पे 2x के बराबर, आपका z माइनस z बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i y के बराबर, और ये क्वांटिटी है 2 के बराबर। तो i और i मल्टीप्लाई करके i स्क्वायर बनेगा, i स्क्वायर बनेगा मतलब कितना हो जाएगा ये -1, एंड देन आप यहां पर 2 भी कैंसिल करवा सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द इक्वेशन। और ये देख के तो कोई बच्चा भी बता देगा कि यार सर ये तो क्या है, ये तो आपका एक लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। सो जब भी आपके इसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस आएंगे आप हमेशा ही यहां पे x प्लस आई वाई डाल के अपनी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली इक्वेशन है उसको जनरेट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास में ये दोनों इक्वेशन है, इनकी मदद से हम यहाँ पे जो एरिया है उसको क्रिएट करते हैं, रीजन को क्रिएट करते हैं, एंड देन उसका वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। डन। चलिए, सो आपको यहां पर जो सर्कल गिवन है पहले उसको ड्रॉ कर लें क्या। सर्कल जो आपको यहां पे गिवन है उसका सेंटर कहां पर देख पा रहे हैं, 1 पे, और रेडियस है 2 के बराबर। ओके, सेंटर है इसका 1 पे, सेंटर इसका 1,0 पे है, और रेडियस अगर 2 के बराबर है तो ये आपका 3,0 हो गया, एंड देन 2 यूनिट पीछे आके -1,0 हो गया, मतलब बीच में कहीं आपका ओरिजिन होगा, है ना। ओरिजिन कहीं अगर बीच में है तो आप वर्टिकल लाइन इस तरह से कहीं बना सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये आपका ओरिजिन यहां पे कहीं ना कहीं बन जाएगा, राइट। आगे क्या दिया है ना, एक तो ये है हमारे पास में सर्कल जो हमने बना लिया है, दूसरा इक्वेशन ये है विच इज y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो 45 डिग्री की एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट -1 के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन अगर आप यहां पे अब प्लॉट करते हो, 45 डिग्री की लाइन अगर आप बनाते हो, सो इट हैज टू गो समथिंग लाइक दिस। 45 डिग्री की लाइन आपने यहां पर बना दी, राइट, डन है। चलिए, सो वंस वी हैव बोथ ऑफ दीज फिगर्स प्रॉपरली प्लॉटेड, तो हम यहां पे एरिया को अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे लगा है लेस देन का साइन, लेस देन का साइन है, इसका मतलब क्या है कि हम कहां जाना चाहेंगे, सर्कल के अंदर जाना चाहेंगे। तो लेट अस ऑलवेज कीप आवर रीजन इनसाइड द सर्कल। यहां पे भी लेस देन का साइन लगा है, मतलब कहां पे लेस देन का साइन लगा है, यहां पे लेस देन का साइन लगा है, मतलब यहां पे लेस देन का साइन लगा है, मतलब यहां पे लेस देन का साइन लगा है, मतलब यहां पे लेस देन का साइन लगा है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली ऐसा रीजन चाहिए जिसके अंदर x माइनस वाई लेस देन 1 हो, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्या ओरिजिन यहां पे सेटिस्फाई करेगा क्या, जल्दी बताओ। 0 और 0 डाल के क्या आपको लेस देन और इक्वल टू 1 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो लाइन की मदद से देखो दो रीजन्स डेवलप हो रहे हैं, एक जिसके अंदर ओरिजिन लाई करता है, एक जिसके अंदर ओरिजिन लाई नहीं करता है, ठीक है ना। हमने जब ओरिजिन सेटिस्फाई किया तो वो इनइक्वालिटी को ट्रू क्रिएट करवा पा रहा है, मतलब हमें ओरिजिन वाले साइड को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। सर्कल के अंदर एंड देन लाइन के ऊपर हमें इसका मतलब अपना डिस्कशन करना है, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और दी है कि इमेजिनरी पार्ट आपको हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रखना है, मतलब आपको एक्स एक्सिस के ऊपर रहने की कोशिश करना है। अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हो, इतनी सारी कंडीशंस लगा दी है हमने यहां पे, अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हो, सर्कल के अंदर रहते हो और लाइन के भी ऊपर रहते हो, सो इस तरह का एक सेक्टर आपका यहां पर डेवलप हो जाएगा। उस सेक्टर का एरिया निकालना आपका टारगेट है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दिस। सो ये जो एरिया आपका बनेगा ये कैलकुलेट करना इजी है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यार ये जो सेक्टर है इसका जो एंगल यहां पर बनेगा ये 3π/4 वैल्यू होगी इसकी, इस एंगल की वैल्यू 3π/4 होगी। क्यों, क्योंकि जो लाइन है उसका स्लोप 45 डिग्री वाला है,
मतलब यहां पे आपका π/4 बन रहा था। अगर इस साइड π/4 हो तो उस साइड 3π/4 होना जरूरी है, राइट। और हमें यहां पे जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है क्या, कितना होता है, हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर। हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर में थीटा की वैल्यू कितने निकले, हमारे जो सेक्टर है उसके अंदर 3π/4 एंगल बन रहा है, और आर का स्क्वायर मतलब यहां पे 2 का स्क्वायर बेसिकली आप बोलना चाहोगे, है ना, 2 इसका रेडियस है, तो यहां पे 4 कैंसिल हो जाएगा एंड 3π/2 इस क्वेश्चन में फिर आपका फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना। 3π/2 मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है, ठीक है। सो दो जगह मैंने आपको यहां पर सजेस्ट किया है कि आपने z की जगह x प्लस i डाल देना चाहिए। एक तो ये लाइन वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो है वो आपका एक सर्कल है ना, z माइनस z1 का मॉड अपॉन z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। वहां पर भी आप x प्लस i डाल के ही अपना जो सर्कल क्रिएट करते हैं वहां से चीजों को एनालाइज करना ज्यादा आसान होता है। इन एवरी अदर प्लेस यू शुड अवॉइड यूजिंग x प्लस i y। दैट ऑलवेज इज वन ऑफ द आइडियाज कि आप x प्लस i डाल दोगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मेट पता चलेगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फॉर्मेट है वो हम क्योंकि काफी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमें दिखने लग जाती है चीजें कि यार ये फिगर सर्कल बन रहा है, ये फिगर आपका लाइन बन रहा है ना, कहीं ना कहीं हमें चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। लेकिन जहां पे मजबूरी है वहां पे मजबूरी है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन जहां पे अवॉइड की जा सकती है, जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि यार अरे ये तो सर्कल बनेगा ना, तो यहां पे क्यों x प्लस i डालना है भाई। बच्चे यहां पर भी x प्लस i डालते हैं क्योंकि वो याद ही नहीं करना चाह रहे होते हैं कि अरे ये सर्कल है ना। तो इतना भी आलस नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम यहां पे चीजें याद करके उनको डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो दैट फिनिशेस ऑफ अवर पार्ट 1 ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पार्ट 2 में आपका यहां पर डिस्कशन रहेगा जहां पे हम आर्ग्यूमेंट की मदद से कई सारी चीजें सीखेंगे। आर्क उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे है उसके अंदर जिसका डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर सवाल आपके जेईई में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।